Hello, how are all? I hope all of you will be fine and happy. Now let's proceed to the topic. Today I will discuss the important question answers of BEGE 142 book. And this video session is the third video session of this book. One more and last video session of this book will be out in nearly 2-3 days. And one more thing, students, actually if you didn't see the previous two video session of this book, then please go ahead and see the previous two video session of this book, and then just came to the IGNOU Tips assignment channel and watch the latest video session. I mean, watch this session of this book, watch this video session of this book. And in nearby 2 or 3 days, when will be the last video session of this book will be out for all of you, then you must have to watch the last video session also. And if you will watch all the video session of this book, then I think all of you will answer the most of the question in your examination. तो जैसा कि आप लोग मेरी बातों से समझ गए होंगे कि अगर आप लोग पूरे के पूरे वीडियो सेशन को देखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छा जाएगा। आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया, इंग्लिश कन्वर्जेशन में आपको बता दिया, इंग्लिश इंट्रोडक्शन में बता दिया कि इस वीडियो सेशन के ऑलमोस्ट 4 सेशन आएंगे, जिसमें से कि 2 वीडियो सेशन पहले आ चुका है, ये तीसरा वीडियो सेशन है और आगे एक वीडियो सेशन और आएगा। देखिए दोस्तों, ऐसा करने के पीछे का रीज़न ये है ना कि ये बुक जो है ना काफ़ी लंबी चौड़ी बुक है और ये डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, तो इसमें एक एक क्वेश्चन 6-6, 7-7 पेज का है, 8-8 पेज का है, तो उसको बताने में थोड़ा टाइम तो लग जाता है ना। इस वजह से ये वीडियो सेशन थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया। और प्रीवियस जो 2 वीडियो सेशन रहा है ना, वो काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो है ना, एक एक क्वेश्चन को बनाने में बताने में ऑलमोस्ट मुझे 2-2 घंटे लगे हैं, 1-1.5 घंटे लगे हैं, 2-2 घंटे या फिर 1.5 घंटे लगे हैं। तो इस वजह से वीडियो सेशन लंबा हुआ और मैंने वीडियो सेशन को तोड़कर 3-4 वीडियो सेशन बनाने का फैसला कर लिया। और लास्ट में मैंने सोचा कि 4 वीडियो सेशन में सब कुछ हो जाना चाहिए, तो 4 वीडियो सेशन का मैंने टारगेट रखा। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे। बाकी अब चलते हैं सीधे वीडियो सेशन पे और देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। अभी यहाँ पर आप लोगों को लैंडिंग पेज दिख रहा होगा, इसको आप वेलकम पेज भी कह सकते हैं। इसमें जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो आप देख लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा। सीधे चलते हैं आगे। तो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ BEGE 142, ये सब्जेक्ट कोड है आपका, और जो अंडरस्टैंडिंग ड्रामा लिखा हुआ है ये आपका सब्जेक्ट नेम है, या फिर आप कोर्स टाइटल इसको बोल सकते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है और 2 है, आगे 2 आएगा, ये 2 जो है ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। 2 वीडियो सेशन में मैंने केवल 2 क्वेश्चन कवर करवाए थे और इन दोनों क्वेश्चन आंसर्स को कवर करवाने में मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। एक तो इसमें कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जो कि जिसको मैंने खुद ही लिखा है, ठीक है, ऐसी बात नहीं कि मैं कहीं और से लाया हूँ। तो जो लिखे हैं ना मैंने, तो कभी कभी मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ा। अब जैसे होता क्या है ना कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, सॉरी, ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा। तो क्वेश्चन में है कि मैंने लिखा है कि देयर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा इन विच सम ऑफ देम आर मेंशन्ड बिलो। अब मैंने इसमें 7-8 मेंशन किए हैं कि 7-8 टाइप्स के ड्रामा होते हैं। अब 7-8 टाइप्स का ड्रामा बताना आसान है, लेकिन उस ड्रामा का सब क्लासिफिकेशन भी हुआ। अब एक ड्रामा में वैसे मान लेते हैं ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी एक ड्रामा का फॉर्मेट है, तो इसके अंदर है ना और 2-4-5 ड्रामा दिए गए हैं। जैसे ट्रेजेडी के अंदर मेलो ड्रामा दिया हुआ है, उसके बाद आपको कॉमेडिक ट्रेजेडी है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्रेजेडी दी गई। अब हर एक का एग्जाम्पल अलग अलग है। अब समस्या ये है कि हर एक का एग्जाम्पल अलग अलग होगा, तो मतलब कि हर एक राइटर ने, हर एक ड्रामेटिस्ट ने अलग अलग ड्रामा क्रिएट किए होंगे, तभी तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बना। अब मान लेते हैं 8 ड्रामा मैंने लिखा है कि 8 ड्रामा का एग्जाम्पल मैंने शायद दिया, 8 टाइप्स ऑफ ड्रामा मैंने बताया। अब हर ड्रामा को अगर हम सब क्लासीफाई करके मान लेते हैं कि अब 5 होगा, हर एक ड्रामा के 5 सब क्लासिफिकेशन होंगे या 5 सब टाइप्स होंगे, इसका मतलब हो गया 8 × 5 टोटल 40 ड्रामाज हो गए। अब 40 ड्रामा के एग्जाम्पल को बताना पॉसिबल है क्या? तो आंसर होगा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से क्या हुआ ना कि आप लोगों को पिछले 2 वीडियो सेशन में खुद भी स्ट्रगल करना पड़ा होगा। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ और मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो वीडियो सेशन को देखने में अगर कोई दिक्कत भी हुई होगी आप लोगों को, तो मैं उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी बोलना चाहूँगा
कि मैं आप लोगों को अपने इस प्रीवियस 2 लेक्चर में सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, लेकिन आगे अभी जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कराऊंगा भगवान की कृपा से संभवतः इसमें ऐसे कोई एग्जाम्पल्स नहीं है जिसको एक्सप्लेन करना पड़े। तो भगवान से मैं भी यही मनाता हूँ कि आगे ऐसा कोई एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन ना आए, और आप भी यही मनाइएगा कि ऐसा एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन ना आए। हालांकि मैं भाग नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि 40 ड्रामा के एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करना पॉसिबल है क्या? मैं 1 ड्रामा पढ़ूंगा, 2 पढ़ूंगा, 5 पढ़ सकता हूँ, 10 पढ़ सकता हूँ, 40 ड्रामा मैं एक बार में पढ़ सकता हूँ क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से दिक्कत थी। तो आगे जो क्वेश्चन आएगा मैं आशा करता हूँ कि इसमें ऐसा कोई दिक्कत या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। चलिए अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर जो आज हमें डिस्कस करना है। कहाँ चला गया भाई क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन ये है, मैं जरा स्क्रीन को फुल स्क्रीन में डाल देता हूँ। तो क्वेश्चन है तीसरा कि डिस्क्राइब अबाउट द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर में जो ड्रामा परफॉर्म किए जाते हैं या जो ड्रामा लिखे जाते हैं, ड्रामा जो इंग्लिश लिटरेचर में लिखे जाते हैं रिटन फॉर्म में, तो क्वेश्चन है कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, उनमें किन किन चीज़ों का मिश्रण होता है, उनमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, तो हमें ये डिस्कस करना है। या फिर अगर हम इसको इनडायरेक्टली कहें तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो ड्रामा का जो स्ट्रक्चर परफॉर्म होता है उसमें जो एलिमेंट होते हैं ना, तो उसी को मैंने यहाँ पर मतलब जस्टिफाई करने के लिए लिखा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इसका मतलब है कि जो भी ड्रामा के एलिमेंट होंगे उस पर नोट पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहला एलिमेंट है प्लॉट, तो इस पर नोट पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। अगर प्लॉट पे शॉर्ट नोट पूछ दिया तो आप प्लॉट का लिख दीजिएगा। अगर आपसे मान लेते हैं पूछ दिया कि इसके आगे आपको शायद प्लॉट के बाद कैरेक्टर आएगा, कैरेक्टर का नोट पूछ दिया तो आप कैरेक्टर का नोट लिख दीजिएगा। उसके बाद 3 एंटिटीज है, 3 एंटिटी का नोट पूछ दिया तो आप वो लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा। या फिर आपसे ओवरऑल पूछ दे ड्रामेटिक स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, तो तीनों को एक साथ लिख देना है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब सीधे चलते हैं कि पहला अगर हम बात करें ड्रामेटिक स्ट्रक्चर में, तो इसका पहला जो एलिमेंट होता है ना वो होता है प्लॉट। ठीक है, तो प्लॉट को पहले डिस्कस करना, तो मैं जरा नीचे कर देता हूं बस यहाँ तक। ठीक है, इतना काफी है। चलिए इतना पे ही रख देते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसा है भैया कि इफ वी टेल अ स्टोरी थ्रू अ प्ले वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ सिंपल अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंस। जब हम किसी स्टोरी को एक प्ले के माध्यम से दिखाते हैं, जब हम किसी कहानी को किसी ड्रामा के माध्यम से दिखाते हैं किसी ऑडियंस को, लाइव ऑडियंस को, जब ड्रामा के फॉर्मेट में हम कोई स्टोरी दिखा देते हैं तो हम सिंपल में क्या करते हैं, वो दिखा देते हैं, वो खत्म हो गया। मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, दिखाने के बाद खत्म, ऑडियंस अपनी चली गई और ऑडियंस स्टोरी को लाइव फॉर्मेट में देख लिया। अब मूवी देख लेते हैं, ठीक है, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मूवी देख लेते हैं हॉल में, किसी भी सिनेप्लेक्स में, और उसके बाद वहां से निकल जाते हो तो मूवी तो देख लिया आपने फाइनल फॉर्मेट तो देख लिया, मूवी आपके सामने नजर आई, ठीक है, लेकिन उसके पीछे क्या क्या चीजें हुई, क्या आपने उसको देखा, कैसे उसको शूट किया गया, कैसे उसका प्लेस टाइमिंग रखा गया, कैसे उसकी टाइमिंग सेटिंग की गई, कैसे किस प्लेस पे उसको शूट किया, क्या ये सब चीज आपने देखने गए? तो नहीं देखने गए। यही सब जो चीजें जो आप नहीं देखने गए यही प्लॉट है। तो मतलब मेरा कहना यह है कि प्लॉट जो है ना, यह कोई एक्सक्लूसिव टर्म नहीं है, बल्कि प्लॉट एक इनक्लूसिव टर्म है, आंतरिक टर्म है। अगर प्लॉट को हम सिंपली हिंदी में डिफाइन करें तो हम इसे कह सकते हैं कथानक। कथानक, कथा तो अब जैसे स्टोरी हो गया कथा, या इसको कहानी कह सकते हैं। कथा नॉर्मल हो गया, बाहरी हो गया, जो कि ऑडियंस को दिखता है, ठीक है। लेकिन जो प्लॉट है, कथानक जो है वो इंटरनल है, यह भीतरी है, यह ऑडियंस को नहीं दिखता है। आई होप इसको आप समझे होंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं। इट इज फुल्ली डेवलप्ड वर्जन ऑफ द स्टोरी। और ये जो प्लॉट होता है स्टोरी का फुल्ली डेवलप्ड वर्जन होता है। इट टेक्स अकाउंट ऑफ द नेचर ऑफ द कैरेक्टर्स, द वे इन विच द इवेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड द ड्रामेटिक इफेक्ट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यही प्लॉट जो है ना कैरेक्टर के नेचर के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब कि कोई ड्रामा जो होगा या कोई मूवी जो होगी उसमें किस तरह का कैरेक्टर होगा, हीरो कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, नाटा होगा, मोटा होगा, उसकी सोच कैसी होगी, ये सब कौन डिसाइड करता है? प्लॉट डिसाइड करता है। या फिर प्लॉट ये भी डिसाइड करता है कि कैसे घटनाओं को एक साथ जोड़ा जाए। जैसे
क्या होता है कि प्रेमी और प्रेमिका प्रेम करते हैं और उसके बीच में कोई ना कोई विलेन आ जाता है। विलेन प्रेमी को मारना चाहता है, लड़के को मारना चाहता है, फिर लड़का उसको मारता है। मारने मारने पीटने के बाद फिर अंत में दोनों की शादी हो जाती है। तो यहाँ देखिए अलग अलग सीन्स हैं, अलग अलग घटनाएं घटित हो रही है। प्रेमी प्रेमिका का प्रेम करना एक घटना है, प्रेमी प्रेमिका के बीच में विलेन का आना एक घटना है, फिर प्रेमी का विलेन को मारना दूसरी घटना है, या एक घटना आप इसको कह सकते हैं। यहाँ देखते हैं अलग अलग घटनाओं को कैसे हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो ये कौन डिसाइड करता है? इट विल बी डिसाइडेड बाय प्लॉट एंड द ड्रामेटिक इफेक्ट। अब प्लॉट के अंदर जो ड्रामेटिक इफेक्ट दिखाने, सॉरी मिस्टेक हो गया, ड्रामा के अंदर जो इफेक्ट्स दिखाने हैं, रोने वाला इफेक्ट दिखाना है, मतलब इफेक्ट दिखाना, भावनाओं को दिखाना है, हंसने की भावना दिखाना है, रोने की भावना दिखाना है, गुस्से की भावना दिखाना है, तो ये सब कौन डिसाइड करता है? all of these things are decided by, all of these elements are decided by plot. Plot takes about the overall significance of the play. प्लॉट ही ओवरऑल प्ले के सिग्निफिकेंस के लिए जिम्मेदार होता है, प्लॉट ही सब कुछ होता है। द प्लॉट, एरिस्टोटल टर्म इट माइथोस या मिथोस आप कह सकते हैं। तो प्लॉट को एरिस्टोटल ने या अरस्तु ने क्या कहा? तो माइथोस या मिथोस कहा। एरिस्टोटल इंग्लिश में हम कहते हैं, लेकिन हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? अरस्तु। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। The plot is a dramatic or narrative work each constituted by a number of events as these are presented in order so that specific artist effects are created. Plot and characters are interdependent. तो ऐसा है कि प्लॉट, अगर हम एरिस्टोटल के शब्दों में कहें तो प्लॉट एक ड्रामेटिक या नैरेटिव वर्क है, और इसमें क्या होता है कि इवेंट्स, जो अलग अलग इवेंट्स है, उसको एक सीक्वेंस में दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, एक ऑर्डर में प्रेजेंट किया जाता है, और इसमें कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट डाले जाते हैं और हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा एरिस्टोटल कहते हैं, अरस्तु कहते हैं। और अरस्तु कहते हैं, या फिर हम ऐसा मान के भी चल सकते हैं कि प्लॉट, कथानक एंड कैरेक्टर, किरदार, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मतलब ये दोनों आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब मान लेते हैं प्लॉट, कोई कहानी की कथा लिखी गई, पटकथा लिखी गई, उसमें कोई ना कोई हीरो तो होगा या कोई ना कोई हीरोइन तो होगी, कोई ना कोई प्रोटागोनिस्ट तो होगा, मुख्य नायक तो होगा। तो अगर वही नहीं रहेगा, अगर वही कैरेक्टर नहीं रहेगा, ये जो नायक हुआ, ये हीरो हीरोइन, ये कैरेक्टर हुए, अगर ये कैरेक्टर्स ही नहीं रहेंगे तो क्या प्लॉट सक्सेस होगा? नहीं होगा, क्योंकि कैरेक्टर्स ही नहीं। अगर प्लॉट सक्सेस नहीं होगा तो इसका मतलब ड्रामा सक्सेस नहीं होगा, ड्रामा बन ही नहीं पाएगा। सो वी कैन से दैट प्लॉट्स एंड कैरेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है टू पुट इट इनटू क्या हेनरी जेम्स वर्ड, व्हाट इज कैरेक्टर बट द डेफिनेशन ऑफ बट द डिटर्मिनेशन ऑफ इंसिडेंट। तो अगर हम हेनरी जेम्स के वर्ड में कहें तो कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर क्या है? कहीं यह घटनाओं का मिश्रण तो नहीं है, या फिर क्या होने वाली जो घटना है उसका पहले से एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से रूप तो नहीं है। तो यही जो है एक तरह से कैरेक्टर है। व्हाट इज इंसिडेंट, घटना क्या है? बट द इलस्ट्रेशन ऑफ कैरेक्टर, घटना क्या है? कैरेक्टर के बारे में सोचना। द ड्रामेटिस्ट इज गिवन द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग द एक्टर्स विथ सच डायलॉग्स एज विल इनेबल देम एडिक्वेटली टू इंटरप्रेट देयर पार्ट्स एंड एट द सेम टाइम आर इन कंप्लीट हार्मोनी। तो ऐसा है कि ड्रामेटिस्ट क्या करते हैं, ड्रामा लिखने वाले क्या करते हैं, हर एक्टर को या हर कैरेक्टर को कुछ डायलॉग्स देते हैं बोलने के लिए किसी ड्रामा के अंदर, और वो कहते हैं कि इसको एक अच्छे से बोलना है, एक सीक्वेंस में बोलना है, और ऐसे बोलना है कि वो एकदम स्पष्ट हो और इससे जो है ना ऑडियंस आकर्षित हो। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे लिखा हुआ निकोल राइट्स, एनी ड्रामाटिस्ट सेट्स टू वर्क ही विल हैव एट आउटसेट three things to determine the theme which is to be dealt with, the characters by mean of which that theme is to be displayed, and the medium through which both are to be given expression। तो ऐसा है कि निकोल कहते हैं कि कोई ड्रामा होता है ना तभी काम कर सकता है जब वो तीन चीजों को डिटरमाइन कर ले। पहला,
तो थीम डिटरमाइन कर ले। पहला तो वो सोच ले कि हमें किस मुद्दे पर डील करना है। जैसे ड्रामा लिखना है, किस मुद्दे पर लिखना है, राजनीतिक मुद्दे पर लिखना है, सामाजिक मुद्दे पर लिखना है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, द कैरेक्टर बाय मीन्स ऑफ विच द थीम इज टू बी डिस्प्लेड। दूसरा, अगर ड्रामेटिस्ट ये डिफाइन कर ले, ये सोच ले कि उस कहानी में, उस ड्रामा में कैरेक्टर कैसा होगा और किस कैरेक्टर के माध्यम से उस ड्रामा को डिस्प्ले किया जाएगा, ड्रामा को प्रदर्शित किया जाएगा। मतलब मेरा कहना यह है कि ड्रामेटिस्ट ये सोच ले कि कैरेक्टर, जैसे सामाजिक मुद्दे पर का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, वो ड्रामेटिस्ट सोच लेगा। ऐसा नहीं कि कोई सामाजिक मुद्दे पर हम स्टोरी बना रहे हैं तो या तो हम कोई ऐसे आदमी को ला सकते हैं, ऐसे कैरेक्टर को ला सकते हैं स्टोरी में जो तो या तो समाज सेवक होगा या राजनेता होगा। तो अगर हम ये डिसाइड कर ले या कोई ड्रामेटिस्ट ये डिसाइड कर ले कि किस कैरेक्टर को किस माध्यम से डिस्प्ले करना है कि ऑडियंस उसके तरफ आकर्षित हो, तो तो ड्रामेटिस्ट ये डिसाइड कर पाएगा कि उसको कैसे वर्क करना है। तो 3 चीजें आवश्यक हैं। पहला मैंने बता दिया, 3 चीजें आवश्यक हैं किसके लिए? 3 चीजें ड्रामा फॉर्म के लिए आवश्यक है ड्रामेटिस्ट के लिए। अगर ड्रामेटिस्ट इन 3 चीजों को डिसाइड नहीं करेगा तो उसका ड्रामा परफॉर्म नहीं होगा, ड्रामा क्रिएट नहीं होगा। पहला तो किस मुद्दे पर ड्रामा क्रिएट करना है, जैसे सामाजिक हो, राजनीतिक हो। दूसरा कि कैसा कैरेक्टर डिस्प्ले करना है। तीसरा वो मीडियम खोजना है जहां से कि ड्रामा को परफॉर्म किया जा सके। जैसे मीडियम की बात कर लेते हैं, पुराने जमाने में थिएटर होता था मीडियम, थिएटर के माध्यम से ही तो ड्रामा डिस्प्ले होता था। अब अभी के जमाने में क्या हो गया, सिनेप्लेक्स या सिनेमा हॉल बोल दीजिए उसको आप। आया समझ में? Thus the plot is the main entity that controls the intricate machinery of the play। इसीलिए प्लॉट जो है मेन एंटिटी होता है जो कि पूरे के पूरे प्ले को कंट्रोल करता है। The order of a unified plot is a continuous sequence of beginning, middle and end। और यह जो प्लॉट होता है, जो यूनिफाइड प्लॉट होता है, यह कंटिन्यूस सीक्वेंस होता है, बिगिनिंग स्टार्टिंग का, मिडिल का और एंड का। मतलब प्लॉट ही डिसाइड करता है कि बिगिनिंग कैसा होगा, मिडिल कैसा होगा ड्रामा का और एंडिंग कैसी होगी, हैप्पी एंडिंग होगी, सैड एंडिंग होगी या कुछ और तरह की एंडिंग होगी। द बिगिनिंग इनिशिएट्स द मेन एक्शन एंड इज आल्सो नोन एज एक्सपोजिशन। जो बिगिनिंग स्टार्टिंग होती है, मतलब प्लॉट में जब किसी ड्रामा की जो बिगिनिंग स्टार्टिंग होती है तो वह मेन एक्शन होता है और इसे हम एक्सपोजिशन कहते हैं। और इसको हम कह सकते हैं ड्रामा का आरंभ, ड्रामा स्टार्टिंग या स्टार्टिंग ऑफ ड्रामा कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा होता है द मिडल प्रिज्यूम विच हैज गॉन बिफोर एंड रिक्वायर समथिंग टू फॉलो एंड द राइजिंग एक्शन रीचेज इट्स कंप्लेक्स। दूसरा होता है मिडल एक्शन, जिसे हम कहानी का या ड्रामा का विकास कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक्शंस को जोड़ा जाता है और आगे जो ऑडियंस होते हैं वो डिसाइड करेंगे आगे कैसा क्लाइमेक्स होने वाला है, या फिर कैरेक्टर ही बता देता है कि आगे क्लाइमेक्स कैसा होगा। क्राइसिस कम्स लेटर थ्रू रिवर्सल ऑफ हैपनिंग्स फॉलोइंग विच, यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई, एक बार मैं इरेज कर, हाँ, डीनोमेंट एंड द फाइनल रेजोल्यूशन टेक्स अस टू द एंड ऑफ द प्ले। और उसके बाद धीरे धीरे घटनाएं घटित होती है और लास्ट में फाइनल रेजोल्यूशन होता है और वही मतलब अंतिम निर्णय पर पहुंच जाते हैं ड्रामा के अंदर, वही एंड ऑफ द प्ले होता है। आई समझ में मेरी बात? और एंड ऑफ द प्ले कहते हैं एंडिंग ऑफ द स्टोरी, कहानी या ड्रामा का अंत। दूसरा है कैरेक्टर, जो सेकंड एलिमेंट है ड्रामेटिक स्ट्रक्चर का, सेकंड एलिमेंट है ड्रामा का, वो है कैरेक्टर। ऊपर में थोड़ा बहुत हम कैरेक्टर के बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं, तो कैरेक्टर की बात करते हैं अब। तो मैं इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ, हाँ ये थोड़ा सा सेट हो गया। तो है कि द पीपुल इन्वॉल्व इन द एक्शन ऑफ अ प्ले आर रिफर्ड टू एज कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो पीपुल इन्वॉल्व होते हैं प्ले में, एक्शन करते हैं, कार्य करते हैं, ड्रामा के अंदर जो पीपल कार्य करते हैं, जो जो आदमी कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स कहते हैं, वही किरदार होता है। वी एसेस देम ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे से एंड डू। हम इस तरह से इसको पहचान सकते हैं कि वो ड्रामा के अंदर क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। तो हम इस आधार पर उसको पहचान लेते हैं कि ये हीरो है, ये हीरोइन है, या ये विलेन है। जैसे हम मूवी देखते हैं कैसे पहचान जाते हैं कि ये हीरो है, ये हीरोइन है और ये विलेन है। तो हम इस ऐसे पहचानते हैं कि वो क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है, इसी के आधार पर। जैसे हीरो होगा मेन, तो वही विलेन को मारेगा, वही सारी चीजों में आगे रहेगा। तो हम इस बेसिस पे ना उसे पहचानते हैं। तो कैरेक्टर को पहचानने का क्या क्राइटेरिया है, तो वो क्या बोलता है और क्या वो करता है। एक कैरेक्टर इज एन इंडिविजुअल और अ टाइप रिप्रेजेंटिंग
डिस्टिंक्ट ट्रेट्स थ्रू स्पीच, डायलॉग्स एंड डेट्स। तो एक कैरेक्टर एक इंडिविजुअल होता है, एक आदमी होता है या फिर एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव होता है जो अपने डायलॉग्स के माध्यम से लोगों को आकर्षित करता है और अपने डिड्स एक्शन के माध्यम से लोगों को आकर्षित करता है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, इथोस i.e. it explains the moral element and Dionia the intellectual element are the two basic elements that constitute a characters. The main character is called the hero or the protagonist. The opponent is antagonist or villain. A character may remain stable or may undergo a radical changes, but ही शुड बी कंसिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो ऐसा है कि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग इथोस और डायोनिया दो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि किसी कैरेक्टर का निर्माण करते हैं, और जो मेन कैरेक्टर होता है उसे हम हीरो या प्रोटागोनिस्ट कहते हैं, नायक के नाम से जानते हैं, और जो अपोनेंट होता है, हीरो का विरोधी होता है, नायक का विरोधी होता है, उसे हम एंटागोनिस्ट या विलेन के नाम से जानते हैं, जिसे हम खलनायक कहते हैं, या अगर शुद्ध हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं गुंडा। भैया क्या बोलते हैं? गुंडा। तो इतना समझ में आ गया। और एक कैरेक्टर जो है ना, या तो पूरे के पूरे ड्रामा के अंदर स्टेबल रहता है या फिर उसके अंदर चेंजेस आते हैं, लेकिन वह कम से कम शुरू से अंत तक तो रहता ही है, स्टार्टिंग से एंड तक तो रहता ही है। ई एम फॉरेस्टर एक क्रिटिक थे और एक नॉवेलिस्ट भी थे, और उन्होंने अपना एक पेपर में लिखा, उसका नाम है इन एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल। उसमें उन्होंने कैरेक्टर को दो पार्ट में बांटा, फ्लैट और टाइप कैरेक्टर, और उन्होंने कहा कि जो फ्लैट कैरेक्टर होता है वो फ्लैट और टाइप कैरेक्टर जो होता है, सॉरी फ्लैट और टाइप कैरेक्टर बोलना था, तो फ्लैट और टाइप कैरेक्टर जो होता है ना वो किसी सिंगल आइडिया के अकॉर्डिंग बिल्ट होता है, और जो राउंड और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होता है वो एक इंडिविजुअल होता है, लेकिन उसके अंदर जो है ना चेंजेस आते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, देयर आर स्टॉक एंड शैडो कैरेक्टर्स दैट आर न्यू फंक्शनरीज एंड असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट। तो जो फ्लैट और टाइप कैरेक्टर होता है वो सिंगल माइंडेड होता है, उसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, लेकिन जो राउंड और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होते हैं उसके अंदर चेंजेस टाइम के अकॉर्डिंग आते रहते हैं। और अभी के समय में सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के अलावा एक और कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है जिसे हम स्टॉक और शैडो कैरेक्टर कहते हैं, और यह नए हैं और यह भी प्लॉट के डेवलपमेंट में मदद करते हैं। और ये स्टॉक और शैडो कैरेक्टर का एग्जांपल आप देखते होंगे, कभी कभी मूवी में आप देखते होंगे कि कोई बंदा अपने आप से बात करता है, या फिर आईने में उसका चेहरा आ जाता है, आईने में चेहरा उसका कुछ बोलता है, उसका हृदय कुछ कहता है, तो वो स्टॉक एंड शैडो कैरेक्टर का एग्जाम्पल है। और राउंड और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, फ्लैट और टाइप कैरेक्टर, इन सभी कैरेक्टर्स की बात हम पहले कर चुके हैं, और मैं पहले कैरेक्टर्स और प्लॉट भी डिस्कस करवा चुका हूँ। अब आप लोग नोटिस कीजिए कब, तो आप लोग नोटिस करने पर ये पाएंगे, ये हमने डिस्कस किया है BEGC 134 रीडिंग द नोवेल, इस वाले बुक में, जो कि आप लोगों को सेकेंड ईयर में मिला होगा। अगर कोई अगर कोई BAG के स्टूडेंट है तो सेकेंड ईयर में उन्होंने ये बुक जरूर पढ़ी होगी। दूसरा है BEGC 133, ठीक है, ये शायद था द ब्रिटिश लिटरेचर, हाँ द ब्रिटिश लिटरेचर ही नाम था शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद यही नाम था, आप लोग देख लीजिएगा। तो इन दोनों बुक्स में हम लोग पहले ही प्लॉट और कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, मैं यहाँ पर केवल रिवाइंड करवा रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 3 यूनिटीज के बारे में। तो यही 3 यूनिटीज मेन होते हैं। तो ये जो 3 यूनिटीज होते हैं ड्रामा के अंदर, वो होते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन, प्लेस एंड टाइम। अब देखिए भैया, ऐसा कि कोई ड्रामा क्रिएट करना है तो पहले ही हम बता चुके हैं कि यूनिटी ऑफ एक्शन तो होना ही चाहिए, एक्शन या फिर इवेंट, ये एक सीक्वेंस में होना ही चाहिए। अगर प्रेमी प्रेमिका का प्यार हुआ तो एक घटना ये घटित हुई, एक एक्शन ये हुआ। दूसरा, प्रेमी प्रेमिका के बीच में विलेन आया, दूसरा ये हुआ। प्रेमी विलेन से मारपीट किया, लड़ाई किया, तो तीसरा एक्शन ये हुआ या तीसरा इवेंट ये हुआ। फिर अंत में प्रेमी प्रेमिका की शादी हुई। तो 4 इवेंट हुए, चारों को एक सीक्वेंस में दिखाया जाना यूनिटी ऑफ एक्शन हुआ। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट अभी 10 मिनट पहले, या 10 मिनट भी नहीं हुआ होगा। और तीसरा है कि मान लेते हैं भैया यूनिटी ऑफ एक्शन मिल गया, कोई ड्रामा क्रिएट करना है, उसकी प्लेस सिटिंग सही नहीं है, मतलब प्लेस है ही नहीं, तो ड्रामा क्रिएट कहाँ करेंगे? ठीक है, जैसे मूवी की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप मान लेते हैं कि मूवी की शूटिंग विदेशों में होती है। कभी कभी क्या होता है कि मूवी के दरमियान, जैसे आप सूर्या सिंघम मूवी देखे होंगे, साउथ की मूवी है, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि हीरो जो है एक अंडर कवर ऑपरेशन के लिए कहीं विदेश जाता है, तो यह प्लेस की सिटिंग होती है। और यही प्लेस की सिटिंग जो है ना कहानी या प्लॉट या कह सकते हैं कि ड्रामा को अच्छा बनाता है।
अब प्लेस ही नहीं होगा, एक्शन हो रहा है, अब एक्शन क्या आकाश में एक्शन करेंगे क्या, किसी ना किसी शहर किसी ना किसी जगह पे ही तो ये घटनाएं घटित होंगी, तो वो प्लेस तो होना चाहिए। एंड टाइम, टाइम भी तो लगेगा। अब मान लेते हैं टाइम अगर रहा ही नहीं, यूनिटी ऑफ एक्शन है, ठीक है, प्रेमिका को प्रेम, प्रेमी प्रेमिका को प्रेम हुआ 2002 में, और प्रेमी और प्रेमिका के बीच में विलन आया 2025 में, तो आप बताइए टाइम का सीक्वेंस है क्या? बिल्कुल नहीं है, ये तो बेकार साइंस सीक्वेंस है ना। और प्रेमी ने विलन को मारा 2030 में, क्या ये सही है? बिल्कुल ये गलत है, ये गलत है और ये एकदम एक सीक्वेंस को नहीं बनाता है। लेकिन अगर हम कहें कि 2002 में प्रेमी प्रेमिका एक हुए, उनके बीच में विलन कब आया, तो 2000 मतलब मान लेते हैं मार्च 2002, मार्च 2002 में प्रेमी प्रेमिका एक हुए, और प्रेमी प्रेमिका के बीच में विलेन आया अप्रैल में, तो हम कह सकते हैं कि यह एक सीक्वेंस है और इसको हम तुरंत दिखा सकते हैं। या फिर दिन के 2 बजे प्रेमी प्रेमिका का मिलन हुआ और 2:20 के उसके 2:20 पे उन दोनों के बीच में विलन का एंट्री हो गया, तो यह एक सीक्वेंस है और यह एक टाइम है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो 3 यूनिटीज हैं, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ टाइम, ये ड्रामा के 3 स्पेशल एलिमेंट है। इनके बिना कोई भी ड्रामा, कोई भी एक्शन, कोई भी मूवी क्रिएट ही नहीं हो सकती है। इन सिंपलेस्ट टर्म, द यूनिटी ऑफ एक्शन मीन्स दैट द एक्शन रिप्रेजेंटेड, in simplest term, the unity of action means that the action represented by a play should approximate the actual condition of the staging of the play. The unity of place is the action represented be limited to a single location, and unity of time means that the time be limited to 2 or 3 hours to enact the play. तो ऐसा है कि अगर हम इसको ड्रामा के एस्पेक्ट में देखें तो ड्रामा के एस्पेक्ट में यूनिटी ऑफ एक्शंस का मीन्स हो गया कि एक्शंस को एक प्ले में कैसे गूंथना है ताकि जो प्ले है, जो ड्रामा है, वो अच्छा लगे। ठीक है, इतना समझ गए। अब दूसरी बात करते हैं द यूनिटी ऑफ प्लेस। अगर हम यूनिटी ऑफ प्लेस की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि एक ड्रामा जो लाइव दिखाया जाता है आप लोगों को थिएटर के अंदर, कभी आप लोग थिएटर, अभी भी थोड़ा बहुत थिएटर चल देखने को मिलता है, मेला वेला अगर कहीं गए होंगे तो वहाँ पे आप थिएटर अभी भी देख सकते हैं, जहाँ पर आजकल ड्रामा तो होता नहीं है लेकिन सुंदर सुंदर स्त्रियाँ जरूर नाचती हुई नजर आती है। मैं किसी लड़की या स्त्री का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जमाने की कड़वी सच्चाई है, यह अपने इंडिया की कड़वी सच्चाई है कि थिएटर के अंदर अब ड्रामा नहीं, लड़कियां नाचते हुए दिखाई देती है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ, लेकिन मेरे विरोध करने से क्या होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा है कि जब पुराने ज़माने में ड्रामा दिखाया जाता था, अब उसमें ड्रामा तो एक स्टेज पर होता था, उसमें हम कितना प्लेस दिखा सकते हैं, मुश्किल से 1 2 3। अब ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका को भी वहीं दिखा दिए, इंडिया को भी वहीं दिखा दिए। तो यूनिटी ऑफ प्लेस में क्या होता है कि जब एक्शन चल रहा होता है तो वहाँ एक लिमिटेड प्लेस को दिखाया जाता है। अब यूनिटी ऑफ टाइम की बात कर ले तो हम टाइम में ऐसा देखते हैं कि टाइम लिमिटेड होता है, ड्रामा के अंदर लिमिटेड टाइम्स होते थे, 2 या 3 घंटे का प्ले होता था, उसी 2 या 3 घंटे में सब कुछ दिखा देना होता था। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। मैं इसको जरा इरेज कर दूं, बाकी यहाँ थोड़ी बहुत 1-2 लाइनें लिखी गई हैं, वो आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा, बकवास है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी लाइन आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। It is true that for certain plays the unity can never be applied, but just as drama itself present a kind of concentration of life, a certain amount of restriction helps the dramatist considerably in his task. The whole thing may be summed up by saying that the drama, the one essential unity is the unity of impression. तो ऐसा है कि कोई भी ड्रामेटिस्ट जो है ना, अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ काम करता है, जैसे यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ एक्शन, अगर इन तीनों रेस्ट्रिक्शंस के साथ काम करता है तो वो एक अच्छा ड्रामा लिख सकता है कोई भी ड्रामाटिस्ट। और अगर हम फाइनली एक बात कहें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ड्रामा जो होता है ना, वो यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन होता है। अगर तीनों को मिला दे, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ प्लेस, अगर तीनों को मिला दे तो यह यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन बनाएगा। मतलब अच्छी टाइमिंग हो, अच्छा प्लेस हो, अच्छा एक्शन हो, तो तीनों मिला के एक अच्छा इम्प्रेशन बनेगा। और वो इम्प्रेशन किसको आकर्षित करेगा, वो इम्प्रेशन किस पे बनेगा, तो वो बनेगा ऑडियंस पे, दर्शक पे। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं। आगे बढ़ने के लिए मैं जरा इसको ऊपर ले लूं। क्वेश्चन है कि डिस्कस अबाउट द ड्रामेटिक टेक्सचर इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में जो ड्रामेटिक टेक्सचर है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। और राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो सेम क्वेश्चन जैसा ऊपर में था वैसे ही नीचे में है। ड्रामेटिक टेक्सचर जो होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, और अगर मे बी शॉर्ट नोट्स पूछ दिया ड्रामेटिक टेक्सचर के किसी एलिमेंट पर, तो आप शॉर्ट नोट को इस तरह से हैंडल कर सकते हैं।
आगे बढ़ने से पूर्व, डिस्कशन से पूर्व मैं एक बार ज़रा पानी पी लेता हूँ क्योंकि मुझे प्यास सी लग गई है। तो बस मुझे मुश्किल से 1 मिनट का समय दीजिए, मैं वाटर ले लेता हूँ, थोड़ा सा इंटेक कर लेता हूँ। ठीक है, पानी मैंने पी लिया है। अब बढ़ते हैं एक्ट एंड सीन की तरफ। ये पहला ड्रामेटिक टेक्सचर है। एक्ट एंड सीन की बात करें तो एन एक्ट इज मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले। तो अगर हम पुराने ज़माने की प्ले की बात करें, पुराने ज़माने में जो प्ले होते थे, प्ले या ड्रामा जो होते थे ना, वो कई एक्ट्स में बटे होते थे। जैसे कि एक एक्ट हुआ, उसके बाद पर्दा गिरा, फिर दूसरा एक्ट हुआ, उसके बाद पर्दा गिर गया, फिर तीसरा एक्ट हुआ, उसके बाद पर्दा गिर गया, फिर चौथा एक्ट हुआ, उसके बाद पर्दा गिर गया। अब पर्दा क्यों गिरता था और ये जो एक्ट बांटे क्यों गए थे, इसके पीछे का रीज़न ये था कि जैसे मान लेते हैं पहले एक्ट में हमने दिखाया कि मानसून का मौसम है। पहले एक्ट में मानसून के समय की शूटिंग हुई, बारिश हो रही है, प्रेमी प्रेमिका अपना बारिश में श्रृंगार रस का आनंद ले रहे हैं। समझ में आ गई मेरी बात। अब ऐसा है कि अब इस बारिश के मौसम को ख़त्म करना है और कुछ नया सीन यहाँ पे क्रिएट करना है। तो अब ये तो तुरंत पॉसिबल तो है नहीं, अब ऑडियंस के सामने हम बारिश को हटा तो सकते नहीं हैं, ये तो दिक्कत है। तो उस समय पर्दा गिरा दिया जाता था। समझ में आई मेरी बात? पर्दा गिरा दिया जाता था, मतलब एक्ट 1 कंप्लीट। अब 5 या 10 मिनट का ब्रेक हो गया। 5-10 मिनट के ब्रेक से क्या होता था कि 5-10 मिनट में पर्दे के पीछे जो ये मानसून वाला सीजन था, ये बारिश थी, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम जो दिखाने के लिए कुछ भी अन्य जो डेकोरेशन वाली चीज़ें लगाई जाती वो हटा दी गई। अब यहाँ पर बारिश के बदले दिखाना है कि प्रेमी जो है विलेन से लड़ रहा है प्रेमिका के लिए। तो अब एक्ट सीन में तो तोड़ फोड़ वाली चीज़ें दिखानी है, तो अब पर्दे के पीछे तुरंत से 10 मिनट के अंदर तोड़ फोड़ वाली चीज़ें लगा दी गई, जिसको कि अब प्रेमी तोड़ेगा, एक्टर तोड़ेगा। तो ऐसा है कि इसी वजह से है ना एक्ट में बांट दिया जाता था, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट में, ताकि जो प्लेस है, जो टाइमिंग है, उसको एडजस्ट किया जा सके, प्लेस को चेंज किया जा सके, टाइमिंग को थोड़ा एडजस्ट किया जा सके। अब मान लेते हैं 10 मिनट का ब्रेक मिल गया, तो 10 मिनट के अंदर फिर 2 घंटे की चीज़ें तैयार कर ली गई। 2 घंटे अब प्रेमी विलन से लड़ेगा। फिर इधर मान लेते हैं फिर एक्ट 3 आया, अब शादी का सीन दिखाना है। अब तुरंत स्टेज पर शादी की चीज़ें तो नहीं लाई जा सकती थी, इसलिए पर्दा गिरा दिया गया। पर्दा गिराने से क्या हुआ, 10 मिनट का समय मिल गया। अब 2 घंटे का सीन यहाँ 10 मिनट में तैयार कर दिया गया। 10 मिनट में यहाँ पर शादी का मंडप लगा दिया गया, शादी के स्टेजेज लगा दिए गए। अब मेरी बात समझ में आ रही होगी शायद। और अब स्टेजेज लगा दिए गए, अब 2 घंटे का सीन यहाँ क्रिएट कर दिया गया। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। इतना समझ में आया या नहीं आया? आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। इसीलिए एक्ट में बांट दिया जाता था पूरे ड्रामा को। हालांकि अब तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अब ड्रामा समझ गए, तो एक्ट जो होता है ना, वो मेजर डिवीजन होता है एक्शन का। आई मेरी बात समझ में? जो डिफरेंट डिफरेंट एक्शन दिखाने हैं, पहले में प्रेम दिखाना है, दूसरे में क्या दिखाना है, लड़ाई दिखानी है, तीसरे में विवाह दिखाना। तो ये तीनों एक्शन है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब है इन ब्रिटिश ड्रामा दिस डिवीजन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट। ब्रिटिश ड्रामा में इस तरह का जो डिवीजन था, इस तरह के जो एक्ट वाले प्ले लाए गए थे, वो लाए गए थे एलिजाबेथन के शासनकाल के ड्रामाटिस्ट के द्वारा। एंड देयर वेयर 5 एक्ट्स। उस समय में जब एलिजाबेथन का शासनकाल चल रहा था, एलिजाबेथ का शासनकाल चल रहा था, उस समय में जो ड्रामा होते थे, उस समय में ड्रामा के अंदर 5 एक्ट्स होते थे, 5 एक्ट्स का प्ले होता था। 19वीं शताब्दी में देयर वेयर 4 एक्ट्स। और जब 19वीं शताब्दी आई तो एक ड्रामा के अंदर एक ड्रामा के अंदर 4 एक्ट दिखाए जाने लगे। मैं अभी 4 प्ले बोलने वाला था, इसीलिए मैंने एडवांस में सॉरी बोल दिया। और जब 20वीं शताब्दी आई तो उस समय नॉन म्यूजिकल ड्रामा जो होता था, उसमें केवल 3 एक्ट्स ही होते थे। और अब बात करते हैं कि एक्ट्स आर सब डिवाइडेड इनटू सीन्स। एक्ट को है ना कभी कभी या ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी केसेस में सीन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इन रिसेंट टाइम्स प्लेज आर सीक्वेंस ऑफ सीन्स एंड देयर आर नो मेजर एक्ट्स। तो अभी के समय में जो भी प्ले होते हैं, ड्रामा जिसको आप अभी मूवी कह सकते हैं, ड्रामा तो अब रहा नहीं, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब ड्रामा जो होता है थिएटर जो हमें देखने को मिलता है मेला वेला में, उसमें कुछ होता नहीं है, उसमें वही आप समझ गए मैं जो पहले ही बता चुका हूँ। तो अभी के ज़माने में अगर हम प्ले की बात करें तो हम इसको एक अच्छा खासा एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, तो वो है फिल्म।
फिल्म को हम एक अच्छा खासा एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें आप देखते हैं कि क्या इसमें कोई एक्ट होता है क्या, 2 मिनट के लिए पर्दा गिर गया और पर्दे के पीछे क्या हो रहा कोई नहीं जाए, ये तो सब सामने है। तो इसमें सीक्वेंस होता है, सीन्स का सीक्वेंस होता है और कोई मेजर एक्ट नहीं होता है। लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था, जैसे मान लेते हैं सीन्स की बात करते हैं, तो जैसे कि मान लेते हैं प्रेमी और प्रेमिका को प्रेम करना है। अब बारिश हो रही है, अब प्रेमी और प्रेमिका कभी पेड़ के इस पार बैठे हुए हैं, पेड़ के इस पार बैठे हुए हैं, अपने अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, मतलब अभी बारिश नहीं हो रही है। मान लेते हैं एक क्षण के लिए, सॉरी, मैं एक और अच्छा सा एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। जैसे बारिश नहीं हो रही है, बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है, तो प्रेमी और प्रेमी बातें करते हैं कि चलो ना, काफी कितना अच्छा मौसम है, चलो हम सभी मतलब थोड़ा घूम कर आते हैं, सैर सपाटा करके आते हैं, अच्छा आएगा, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। तो ये दोनों बातें कर रहे हैं, तो ये पहला सीन है, फर्स्ट सीन है। आई समझ में मेरी बात। अब थोड़ी देर के बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है, यहीं पर बारिश आने वाली है, बारिश स्टार्ट हो जाती है। अब ये प्रेमी प्रेमिका कहीं जा तो नहीं सकते हैं, तो अब ये क्या करते हैं, इस बारिश में नहाना स्टार्ट कर सकते हैं या कर देते हैं, या फिर बारिश का आनंद लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एंजॉय करने लगते हैं बारिश को। तो ये सेकेंड सीन है और एक ही स्टेज पर किया गया। तो यहाँ पर देखिए ये और ये क्या है, पहला सीन ये रहा और दूसरा सीन ये रहा। अब इन दोनों के बीच में कोई इंटरवल है क्या, कोई 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक हुआ क्या, पर्दा गिरा क्या, पर्दा गिरने के बाद बारिश लाया गया क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। सारे सेटअप्स पहले ही कर दिए गए। और क्या हुआ कि पहले सीन में क्या दिखाया गया, तो पहले सीन में दिखाया गया कि प्रेमी प्रेमिका बातें कर रहे हैं सैर पर चलने के बारे में। दूसरे सीन में हमने क्या देखा, प्रेमी प्रेमिका क्या कर रहे हैं, तो बारिश का आनंद ले रहे हैं। तो ये क्या हुआ, सीन्स हुआ। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम आगे भी डिस्कस करेंगे। कहाँ गया भाई कर्सर, हाँ मिल गया कर्सर। तो इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, यहाँ तक हो चुका था सर, हाँ ये वाला। तो यहाँ पर है कि इफ शेक्सपियर प्लेज वेयर डिवाइडेड इनटू 5 एक्ट्स एंड ईच कंटेंड सीन्स, देन ब्रेचेट्स प्लेज आर डिवाइडेड इनटू सीन्स एंड नो एक्ट्स। तो ये बताने वाली बात नहीं है, शेक्सपियर के एक्ट में सीन्स होते थे और शेक्सपियर के जो प्ले होते थे वो एक्ट में डिवाइड होते थे। 5 एक्ट्स होते थे एंड और प्रत्येक एक्ट में कुछ ना कुछ सीन होता था। लेकिन ब्रेचेट जो मॉडर्न जमाने के ड्रामेटिस्ट हुए, इनके ड्रामा के अंदर सीन्स होते थे, एक्टर नहीं होते थे। ऑलमोस्ट इन्होंने क्या किया था, तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ ड्रामा को अपने अंदर, अपने ड्रामा के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया था। आई होप समझ गए होंगे आप। और कालिदास के प्ले में केवल और केवल एक्ट होते हैं, सीन्स नहीं होते हैं। आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। कालिदास का प्ले आप देख लीजिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम है, उसके बाद मुद्रा राक्षस है, शायद मुद्रा राक्षस है, मेघदूतम है शायद, मेघदूतम। तो ये सब कालिदास के प्ले हैं, उनमें सिर्फ एक्ट देखने को मिलता है। एंड एक्ट एंड सीन कैन बी डिफरेंशिएटेड इजिली बाय टू फॉलोइंग ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो एक्ट और सीन को हम दो तरीके से पहचान सकते हैं। द कर्टेन फॉल्स, अगर पर्दा गिरता है तो इसका मतलब है कि एक एक्ट समाप्त हुआ, मतलब एक्ट की समाप्ति हुई। एंड द सीन कैन चेंज जस्ट बाय डिमिंग ऑफ लाइट, और सीन को कभी भी बदला जा सकता है, चाहे तो लाइट को डिम करके बदल दे, जैसे दिन से रात कर दिए या दिन से शाम कर दिए, या फिर इंटरमिशन इज यूजुअली बिटवीन एक्ट्स। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि एक्ट के बीच में इंटरमिशन होता है या इंटरवल होता है। ए सीन इज एन इंडिपेंडेंट यूनिट लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं बोलने वाला था डिपेंडेंट यूनिट। तो ए सीन इज एन इंडिपेंडेंट यूनिट मार्क्ड बाय द कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन। तो सीन एक इंडिपेंडेंट यूनिट होता है जिसमें क्या होता है कि एक्शन जो होता है ना, उसकी कंटिन्यूटी होती है। एक एक्शन के बाद तुरंत दूसरा हुआ, दूसरे के बाद तुरंत तीसरा हुआ, विदाउट एनी चेंज ऑफ प्लेस और ब्रेक इन टाइम। यहाँ तक कि प्लेस में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता और टाइम में भी कोई ब्रेक देखने को नहीं मिलता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और नीचे छोटी मोटी बातें लिखी गई है, वो आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। दूसरा है एटमॉस्फेयर। It is a tone pervading a section or whole of the drama. The atmosphere can be happy, sadful, suspenseful, fearful, religious. Example, Hamlet at initial stage of the drama. The ghost make the whole atmosphere tense and fearful. तो atmosphere का मतलब हो गया वातावरण। ड्रामा का, प्ले का या मूवी का वातावरण कैसा है। मतलब मेरा कहना ये है कि जो ड्रामा चल रहा है वो सैड वाला ड्रामा है, आप उसको देख के उदास हो रहे हैं, या हैप्पी है, आप उसको देख के खुश हो रहे हैं, तो ये एटमॉस्फेयर होता है। जैसे कि हेमलेट एक ड्रामा था, इसमें क्या होता है कि इनिशियल जब स्टार्टिंग होती है ड्रामा की, तो उसमें एक घोस्ट आता है, भूत आता है, और भूत जो है पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को टेंस्ड बना देता है।
और फियरफुल, डरावना बना दे। एक तो ऑडियंस भी डर जाता है और जो ड्रामा में एक्ट चल रहा होता है उसमें कैरेक्टर्स भी अपने आप डरने लगते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात आप लोग। एक मेरी बुरी आदत है, मैं हर हर बात पे ठीक है कहता हूँ, पता नहीं ये आदत मेरी कब जाएगी। और बच्चे इरिटेट होते हैं, मुझे दो बातें सुना के भी जाते हैं। असाइड, these are lines whispered to the audience or to another character on stage, not meant to be heard by all the characters on stage. Sometimes the purpose is to inform the audience. ऐसा होता है ना, कभी कभी असाइड आपने सुना होगा, जैसे कि कभी कभी आप ये देखते होंगे कि एक जो कैरेक्टर होता है या हीरो को कोई कुछ कहता है ना, वो आपको सुनाई नहीं देता। क्यों सुनाई नहीं देता? क्योंकि वो केवल उसी को कहा जाता है। तो ऐसे सीन को क्रिएट जो किया जाता है वो असाइड की मदद से किया जाता है, या फिर हम उसे असाइड कहते हैं। कॉमिक रिलीफ की बात कर लेते हैं। इट इज अ बीट ह्यूमर इंजेक्टेड इनटू अ सीरियस प्ले टू रिलीव द एस्पेक्ट ऑफ ड्रामा, हैवी टेंशन और ऑफ ट्रेजिक इवेंट। तो यह एक तरह का इंजेक्शन होता है, गुदगुदी भरा इंजेक्शन होता है, जो कि किसी ड्रामा के अंदर, कोई सीरियस ड्रामा के अंदर हंसी क्रिएट कर देता है। जैसे कि आप साउथ की अक्सर मूवी देखते होंगे, कितना भी टेंशन भरा मूवी हो उसमें एक कैरेक्टर आपको पक्का मिल जाएगा, और वह है ब्रह्मनादम जी का कैरेक्टर। ब्रह्मनादम एक काफ़ी अच्छे खासे कॉमेडियन रह चुके हैं। तो रह चुके हैं क्या, अभी भी वो हैं, लेकिन अब उनको उतनी ज़्यादा मूवी नहीं मिल रही है, ऐसा रिपोर्ट्स कहता है। मैं नहीं कहता हूँ, ऐसे रिपोर्ट्स कहते हैं कि उनको अब ज़्यादा मूवीज़ नहीं मिलती। लेकिन आपने देखा होगा कि साउथ की अक्सर मूवी में, चाहे वो टेंशन वाली मूवी हो, मार धाड़ एक्शन से भरपूर मूवी हो, लेकिन उसके अंदर आपको ब्रह्मनादम नाम का कॉमिक कैरेक्टर जरूर मिलेगा। तो वो क्या करता है, पूरे के पूरे सीन के अंदर एक एक तरह का इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है। वो कॉमेडी वाला इंजेक्शन होता है। हाँ, आपने लकी द रेसर मूवी देखी होगी, उसमें किल बिल वाला एक डायलॉग है ब्रह्मनादम का, वो एकदम दिमाग से सनके रहते हैं। तो मैक्सिमम मूवी में वो आपको मिल जाएंगे। तो वो एक तरह का कॉमिक रिलीफ हुआ। फोर शैडो, दिस इंडिकेट्स लाइन दैट गिव अ हिंट और क्लू टू द फ्यूचर इवेंट। तो फोर शैडो क्या होता है कि ऐसा लाइन होता है जो कि हमें भविष्य में आने वाला जो घटना होगा, या भविष्य में जो घटने वाली घटना है उसके बारे में पहले ही थोड़ा बहुत हिंट्स कर देता है। आप जो है ना, जैसे एक आप ऐसा मान लीजिए कि जब कभी आप सीरियल वीरियल देखते होंगे ना, सीरियल देखते होंगे तो आप उसमें एक चीज़ देखते होंगे कि जब सीरियल का आज का एपिसोड खत्म हो जाता है, मतलब उस दिन का एपिसोड खत्म हो जाता है, तो उसमें है ना नेक्स्ट एपिसोड में दिखा दिया जाता है कि आगे क्या होगा, मतलब क्लू मिल जाता है कि ऑलमोस्ट आगे ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं। दूसरा है फ्लैशबैक। तो फ्लैशबैक तो कोई भी जानता होगा, यूट्यूब देखते होंगे, कहीं पर भी आप फ्लैशबैक के बारे में जानते होंगे। इसमें क्या होता है कि जो ड्रामेटिस्ट होता है वो ये बताने की कोशिश करता है कि पीछे कोई घटना घटित हुई है जिसके बारे में ऑडियंस अनजान है। तो ऑडियंस को उस घटना से रूबरू करवाने के लिए या जान पहचान करवाने के लिए फ्लैशबैक का यूज किया जाता है। आयरनी, तो ड्रामेटिक आयरनी एक मेथड है। इसमें क्या होता है कि वर्ड को जो है ना, मतलब वर्ड जो होता है ना उसको अपोजिट कर दिया जाता है। मतलब मेरा कहना ये है कि ड्रामेटिक आयरनी में क्या होता है कि जो ऑडियंस सोचता है कि आगे ये घटना घटित होगी, या फिर कैरेक्टर सोचता है कि मेरे साथ आगे इतना अच्छा होने वाला, उसके जस्ट अपोजिट हो जाता है। कैरेक्टर सोचता है या हीरो सोचता है कि आगे मेरी शादी हो जाएगी, लेकिन वहाँ होता क्या है कि उल्टा लड़ाई हो जाता है। शादी के अंदर बिल्कुल लड़ाई मारधाड़ एक्शन से भरपूर मूवी चल जाता है। मूवी में आपने ऐसा देखा होगा, तो वो आयरनी है। मास्क was introduced in रेनेसा इटली। मास्क नाम का एक ड्रामेटिक टेक्सचर है, वो रेनेसा इटली में इंट्रोड्यूस किया गया था और उसको फ्लोरिश किया गया था इंग्लैंड में। इटली में ये पनपा और फला फूला का इंग्लैंड में। तो यह इलेबरेट फॉर्म ऑफ कोर्ट इंटरटेनमेंट है दैट कंबाइंड पोएटिक ड्रामा, म्यूजिक, सॉन्ग, डांस, कॉस्ट्यूम एंड स्टेज। यही मास्क को हम अभी के दौर में मूवी कह सकते हैं। यह एक तरह का एंटरटेनमेंट था उस समय में, ठीक है। और वो एक तरह का कोर्ट एंटरटेनमेंट था, मतलब किसी दरबार में दिखाया जाता था। इसमें क्या होता था कि आपको पोएटिक ड्रामा, म्यूजिक, सॉन्ग, डांस, कॉस्ट्यूम, स्टेज एस्पेक्ट सब कुछ मिल जाता। समझ में आया? और इसमें जो कैरेक्टर्स होते थे वो मास्क पहनते थे। जो हीरो हीरोइन होते थे वो मास्क पहनते थे, और मास्क अंतिम में वो जब स्टोरी की एंडिंग होती थी तो फिर वो मास्क उतार देते थे। आई होप समझ गए होंगे आप। अब आगे है मोटिव। ये कॉन्स्पिशियस एलिमेंट है, और इसमें क्या होता है कि सच एज अ टाइप ऑफ इंसिडेंट, ये क्या खोल दिया भाई मैंने, ये वाला होगा। सच एज अ टाइप ऑफ इंसिडेंट, डांस रिफर्ड एंड फॉर्मूला विच अकर्स फ्रीक्वेंटली। इसका मैं थोड़ा बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं। तो यह एक कॉन्स्पिशियस एलिमेंट होता है मोटिव, ठीक है। इसमें इंसिडेंट, डांस, रेफरेंस, फॉर्मूला सब कुछ तुरंत बाय तुरंत होता है। पेंटोमाइम, इसके बारे में मैं पिछले 2 वीडियो सेशन में ऑलमोस्ट 20 बार बात कर चुका हूँ। पेंटोमाइम मूकाभिनय, वैसा अभिनय, वैसी एक्टिंग जिसमें क्या है, आवाज नहीं देखने को मिलती है। दैट इज ऑल्सो नोन एज डम्ब शो। इसे हम डम्ब शो भी कह सकते हैं। इट इज टू इंटैक्ट ऑन द स्टेज विदाउट स्पीच।
बिना किसी भाषा के, बिना किसी बोली के स्टेज पर परफॉर्म करना पेंटोमाइम है। यूजिंग ओनली पोस्चर, शरीर के पोस्चर, शरीर के गेस्चर, हाव भाव, शरीर के बॉडीली मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशन से इसको परफॉर्म किया जाता है। यह स्टेज पर कैसा होता है, तो विदाउट स्पीच, बिना सिर्फ और सिर्फ पोस्चर के माध्यम से, सिर्फ गेस्चर के माध्यम से, बॉडी मूवमेंट, फेशियल है। एट टाइम्स म्यूजिक वाज इंट्रोड्यूस्ड, जब से म्यूजिक इंट्रोड्यूस्ड हुआ तब से उसके बाद मुकाबिना फिल्में भी आई और मुकाबिना ड्रामा भी आए, तो उसमें से चार्ली चैपलिन की जो मूवी है वो फाइनेस्ट एग्जाम्पल होते हैं पेंटोमाइम शोज के। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। पोएटिक जस्टिस की बात कर लेते हैं। तो ये जो टर्म है इसको थॉमस राइमर ने दिया था, और यह जो है ना ये दिखाता है कि किसी ड्रामा के अंदर जब कोई घटना घटित हुई तो उसका क्या रिवार्ड मिला, ऑडियंस को क्या अच्छा लगा, और पनिशमेंट इससे क्या सीख मिली, और ऑडियंस को क्या अच्छा रहा और क्या खराब रहा। ठीक है, आगे है सेटिंग। तो यह एक जनरल लोकल हिस्टोरिकल टाइम एंड सोशल सर्कमस्टांसेस इन विच द एक्शन ऑक्यूर्स। तो एक्शन कैसे घटित होगा तो उसको सेट करने का जो किया जाता है तो उसे हम सेटिंग कहते हैं। आई होप इसको समझ गए होंगे आप। सेटिंग में डेकोरेशन भी किए जाते हैं, जैसे आप प्रेम को दिखाना है, प्रेम को दिखाने के लिए बारिश करवा दी जाती है, कहीं मोर दिखा दिया जाता है, कहीं किसी नदी के किनारे कुछ अच्छी रोमांटिक गीतें या सॉन्ग्स गा दिए जाते हैं, तो यही सेटिंग है। सोलिलोकाय, अपने खुद से बातें करना सोलिलोकाय का एक अच्छा एग्जाम्पल है। यह तो या तो खुद से बात करने से भी हो सकता है या फिर स्टेज पर अपने से अपने आप में बुदबुदाने से भी हो सकता है। और यह जो है किसी भी किसी भी कैरेक्टर के ड्रामा के अंदर जो मौजूद कैरेक्टर होता है, किसी भी कैरेक्टर का इनर थाउट होता है जो उसके दिल से आता है। जैसे कि कोई कैरेक्टर सोचता है ना अंदर से कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो ये इनर थाउट ही सोलिलोकाय होता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है राइट अबाउट द 20th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा। तो ऐसा है कि जो 1920 या 20th सेंचुरी का जो ड्रामा है उसकी स्टार्टिंग होती है 1900 से और ये होती है 2000 तक। अभी हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, आप लोग जानते होंगे। तो 1920 से स्टार्टिंग होती है इस ड्रामा के हिस्ट्री की। तो इंग्लिश थिएटर जो अंग्रेजों का जो थिएटर था उस समय में 1900 से 1920 के समय में काफ़ी पुअर कंडीशन में था। इसके पीछे क्या रीज़न था वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसा है कि द वार हैड, क्या खोल दिया भाई मैंने, हाँ ये वाला ब्लॉक करता हूँ, ये 1 सेकेंड। कहाँ चला गया पेन इसका, हाँ ये रहा। तो द वार हैड टू अ ग्रेट एक्सटेंट चेक्ड द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ड्रामा, the strengths of war, the blackout, the death of some of the older dramatists, the diversion of many dramatists to the service in the battlefield were the factors that brought the dramatic activity of the time or to a low ebb. Indeed, it was not the time for the social themes of Glassworthy and Manchester dramatists. तो ऐसा है भैया कि जब आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। इस विश्व युद्ध में या जो विश्व युद्ध हुआ था या जो वर्ल्ड वार हुआ था इसमें इंग्लैंड ने भी हिस्सा लिया था, इंग्लिश लोगों ने भी हिस्सा लिया था। तो इसमें से क्या हुआ कि इंग्लिश लोगों के हिस्सा लेने की वजह से अधिकतर लोग या तो युद्ध में चले गए, बड़े बड़े ड्रामाटिस्ट वो भी युद्ध का हिस्सा बन गए और लोगों के पास इतना समय ना बचा कि वो जो है ड्रामा देख सके। तो इस वजह से इंग्लिश थिएटर उस समय में काफ़ी बुरे कंडीशन में चला गया था। अब आगे क्या होता है कि जो ड्रामेटिस्ट थे कुछ वो जो है युद्ध में मर गए और कुछ जो ड्रामेटिस्ट थे वो जो है ना मतलब छोड़ दिए ड्रामा लिखना। तो इस समय जो है ना काफ़ी अच्छा शासनकाल या समय नहीं चल रहा था ड्रामा का। तो क्या हुआ कि 1918 के बाद 1920 के आसपास क्या हुआ कि कुछ थिएट्रिकल मैनेजर्स थे जो कि थिएटर चलाते थे, वो जो है ना पैनिकी, दहशत में, पैनिकी का मतलब होता है दहशतगर्द। तो दहशत में पड़े लोगों की भूख को समझे जो कि घरों में दुबके हुए थे, क्योंकि तुरंत युद्ध समाप्त हुआ था, उनको लग रहा था कि फिर कहीं युद्ध ना स्टार्ट हो जाए। और उसके बाद जो सोल्जर्स, जो सैनिक युद्ध से लड़ के आए थे, जो आराम चाहते थे, तो ये जो थिएट्रिकल मैनेजर्स थे ये समझे क्या, तो दहशतगर्द लोगों की भूख को समझे और सोल्जर्स की भूख को समझे।
वो समझ गए हैं कि कैसे मतलब इन लोगों के अंदर जो है ना एक तरह से आत्मविश्वास को जगाया जाए। वो चाहते थे कि ड्रामा दिखा करके इनको समाज की वास्तविकता से अवगत कराया जाए, और या फिर वो चाहते थे कि ये जो लोग सोल्जर्स जो हैं, जो कि युद्ध करके आए हैं, थके हैं, तो इनको थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिले। और वो ये भी चाहते थे कि जो लोग दहशतगर्दी में जी रहे हैं तो उनको जो है ना थोड़ा फ्री मूवमेंट मिले, वो थोड़ा खुश हो और इस दहशतगर्द से दूर निकले। इतना समझ में आया? तो वो जो है इस इन सभी बातों को समझ गए थिएट्रिकल मैनेजर। अब उन्होंने क्या किया, अब मैं आगे बताऊंगा। कहाँ था भाई? हाँ, उस समय में क्या था कि थोड़े बहुत कलरफुल एंड म्यूजिकल प्ले जो है चल रहे थे। ऑफ द एल्डर ड्रामेटिस्ट बैरी रोट इन 1917 द फेमस प्ले डियर ब्रूटस, which was an exceptional success. Somrest Maugham, the most successful playwright before the world had become silent. Maugham plays like a man of honor, 1903 Lady Fenric, Mrs. Dot. The circle was highly successful on the stage. He gave a realistic tragedy in A Man of Honor, The Circle, The Constant Wife, Caesar Wife, The Second Flame are comedies in Comedy of Manners. Drinkwater's Abraham Lincoln appeared in 1918 by its topical interest. It has produced a great impact. तो यहाँ पर जो हमें भी मैंने बताया ना कि थिएट्रिकल मैनेजर्स उन भूख को समझे और उन्होंने कुछ आगे किया। आगे क्या किया वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ी बहुत हिस्ट्री बता देता हूँ। तो जब क्या था ना कि 1914-18 के समय में एक तो कोई भी ड्रामा पब्लिश हुआ नहीं, जो पब्लिश हुआ वो अनसक्सेसफुल ही रहा। लेकिन उसमें से बेरी का लिखा हुआ एक ड्रामा डियर ब्रूटस काफी फेमस हुआ, यह एक एक्सेप्शनल सक्सेस था। और युद्ध से पहले भी कुछ अच्छे खासे ड्रामाज लिखे गए थे, जैसे कि मैन ऑफ ऑनर, लेडी फेनरिक, मिसेज डॉट, द सर्किल, ये सब कुछ अच्छे खासे प्लेज वो रह चुके थे। लेकिन युद्ध आते आते, युद्ध की स्टार्टिंग होते होते ये सब कुछ कहानी खत्म हो गया, ये सब बकवास हो गया, सब डर के मारे दुबक गए घर में। अब आगे क्या हुआ, अब मैं बताऊंगा कि कैसे वो थिएट्रिकल मैनेजर्स ने क्या क्या चीजें की। तो जब वार वाज ओवर, जब फर्स्ट वार ओवर हुआ, तो सीरियस ड्रामा को फिर से रीअपियर किया गया। जहां से ये खत्म हुआ था, फिर से थिएट्रिकल मैनेजर्स ने उसको लाने की शुरुआत की, फिर से शुरुआत की उन लोगों ने। उनमें से एक अच्छे खासे थिएट्रिकल मैनेजर या ड्रामेटिस्ट या प्ले राइट हुए बर्नार्ड शो, दूसरे वे गर्ल्सवर्दी। इन्होंने प्ले को फिर से स्टार्ट किया और इन्होंने पुराने स्टाइल में फिर से लिखना स्टार्ट किया। और इनमें से कुछ जो वर्क्स थे काफ़ी फेमस हुए, काफ़ी बेस्ट वर्क 1920 के दशक में बने। देयर वेयर अदर राइटर्स टू इन द एस्टेब्लिश ट्रेडिशन, कुछ और भी राइटर्स हुए। ए डिससेटिस्फैक्शन विद द रियलिस्टिक पोर्टियाल ऑफ द सर्फेस ऑफ लाइफ हैड ऑलरेडी मेड इटसेल्फ फेल्ट बिफोर 1920 एंड यिट्स हैव वेंटेड दीज फीलिंग्स एंड सेट अप अ न्यू ट्रेडिशन ऑफ पोएटिक ड्रामा। तो ऐसा है कि लोग जो है ना रियलिस्टिक पोर्टियाल जो कि थिएटर में दिखाया जाता था उनसे उब चुके थे। तब W.B. यीट्स नाम के एक नए ड्रामेटिस्ट आए, W.B. यीट्स नाम से। इन्होंने फिर ड्रामा के अंदर एक नया ट्रेडिशन इंट्रोड्यूस किया और वो था पोएटिक ड्रामा का। आया समझ में मेरी बात? आई होप समझ में आ गया होगा। अब लोग जो है ना रियलिज्म से किधर की क्या कहते हैं, अब रियलिज्म से लोग जो है ना किधर की ओर भागने लगे, तो वो भागने लगे नेचुरलिज्म की ओर, वास्तविकता की ओर वो भागने लगे। यहाँ पर मैं ऐसे लाइनिंग करने वाला था लेकिन मैंने इसको गोल कर दिया, इसलिए मैंने सॉरी बोला है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब जो न्यू जनरेशन के प्ले राइटर्स थे उन्होंने अब डिफरेंट आइडियल्स के साथ नए नए ड्रामेटिक सीन्स क्रिएट करने स्टार्ट किए। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग ऑफ दीज आर नोवेल कोवार्ड एंड सीनो कीजी। नोवेल कोवार्ड ने क्या किया, मोस्ट वर्सेटाइल और प्रोफिलिक राइट्स लिखे और इनको मोस्ट वर्सेटाइल एंड प्रोफिलिक राइटर उस समय का माना जाता। ही एट द थिएटर इन द ब्लड, ही मेड हिज फर्स्ट अपीयरेंस ऑन द स्टेज एट एज ऑफ 12 ओनली। 12 वर्ष की उम्र में, केवल 12 वर्ष की उम्र में नोवेल कोवार्ड ने ड्रामा के क्षेत्र में अपना करियर स्टार्ट किया था और वो एक्टर बने, प्रोड्यूसर बने और प्ले राइट भी बने। आगे क्या है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। His sparkling presentation of the hurly-burly of the bright young moderns and their disillusioned and fantasizing idlers delighted play goers in play after play। तो उनका जो स्पार्कलिंग रिप्रेजेंटेशन था वो जो काफी अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे,
और जो मॉडर्न ज़माने में जो बहुत सारी चीज़ें चमक-धमक दिखाई दे रही थी, उनका जब वो एक अच्छा खासा प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो ये जो है ना लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। और ऐसे सक्सेसफुल प्ले उन्होंने एक के बाद एक दिए, एक के बाद एक सक्सेसफुल ड्रामा उन्होंने क्रिएट किए। अब इसको मैं ज़रा इरेज कर देता हूँ, अब आगे बताता हूँ। अब है द पीरियड अल्सो शो एबंडेंट क्रॉप ऑफ हिस्टोरिकल प्ले। इस पीरियड में काफ़ी सारे हिस्टोरिकल प्लेज भी लिखे गए, इतिहास से संबंधित प्ले, जैसे कि जॉन ड्रिंक वाटर ने 4 हिस्टोरिकल प्ले लिखे, अब्राहम लिंकन, मैरी स्टुअर्ट, ओलिवर क्रोमावेल, रॉबर्ट ली। और इनमें से जो पहला था अब्राहम लिंकन, ये प्रोबेबली और अनक्वेश्चनेबली एक मास्टरपीस बना जॉन ड्रिंक वाटर का। और उनको उनके बाद और भी प्ले राइट्स हुए और जिन्होंने हिस्ट्री और लिटरेचर को मिक्स किया और काफ़ी सारे हिस्ट्री वाले प्ले लिखे। द बैरेट्स ऑफ विम्पॉल स्ट्रीट based on love affair of Browning and Elizabeth Barrett is highly popular play। तो ये जो द बैरेट्स ऑफ विम्पॉल स्ट्रीट था वो भी काफ़ी पॉपुलर प्ले हुआ। लास्टली देयर वेयर न्यू एक्सपेरिमेंट इन द पोएटिक वर्स ड्रामा मेड बाय सम एमिनेंट पोएट्स। फिर क्या हुआ कि पोएटिक ड्रामा में भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हुए, पोएटिक ड्रामा को भी इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें कमर्शियल सक्सेस पाया किसने, तो टी.एस. इलियट ने, ऑडेन एंड क्रिस्टोफर इजरवुड ने। और इन्होंने साथ मिलकर कई सारे पोएटिक ड्रामाज लिखे। द ऑथर इजरवुड कंबाइंड प्रोड्यूस्ड 3 प्लेज। उन्होंने कंबाइनली 3 प्ले लिखे। एक था द डॉग बीनेथ द स्किन 1935, दूसरा था The Ascent of F6, The Ascent of F6 on the Frontier, ये तीसरा था। All these are left wing propaganda's plays। और इनको तीनों को मिक्स करके लिखा था, एक सीरीज, दूसरी सीरीज और तीसरी सीरीज। द फर्स्ट इज कॉमिक, तीसरा कॉमिक था एक्स्ट्रावेगांजा विद डिस्प्राइट इट लेफ्ट विंग पॉलिटिकल ओवरटोन इज हाईली एंटरटेनिंग प्ले। इसमें पॉलिटिकल ओवरटोन देखने को मिलता और यह काफ़ी हंसाने वाला प्ले उस टाइम का रहा था। यहाँ ठीक है, इसको मैं ज़रा इरेज कर दूँ। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। द मिंगलिंग ऑफ पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, सिम्बोलिज्म, अनयूजुअल टेक्निक हैज़ अ बैफलिंग इफेक्ट बट इन टोटल इफेक्ट द प्ले इज ओरिजिनल एंड स्टिमुलेटिंग ऑन द फ्रंटियर इज लेस ऑफ सक्सेस। तो पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, सिम्बोलिज्म, अनयूजुअल टेक्निक सबको मिला करके उस समय प्लेज लिखे जा रहे थे और वो अच्छे खासे सक्सेस भी हो रहे थे। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हुई, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। ड्रामा आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर रिफ्लेक्ट द चेंजिंग वैल्यूज। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ड्रामा लिखे गए वो काफ़ी चेंजिंग वैल्यू के साथ लिखे गए। द थिएटर इज मोस्ट कॉम्पिटेंट व्हीकल फॉर एक्सप्रेसिंग द स्टेट ऑफ द नेशन, कैप्चरिंग एंड शोइंग स्टेट ऑफ फ्लक्स। अब जो थिएटर था वो मोस्ट कॉम्पिटेंट व्हीकल था, सबसे बड़ा हथियार था, क्या प्रदर्शित करने के लिए, तो वो किसी राज्य के पावर को प्रदर्शित करने के लिए, किसी राज्य की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए सबसे बड़ा माध्यम था, सबसे बड़ा हथियार था। दिस इज सर्टेनली द केस इन ब्रिटेन ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 25 years that begins with John Hobson looks back in anger in 1957, which is the first significant articulation of the angers of England's angry young men। तो ऐसा ही एक प्ले लिखा गया था जॉन ऑसबॉर्न के द्वारा, लुक बैक इन एंगर इन 1956, जो दिखाता था इंग्लैंड के क्रूरता भरे चेहरे को। ही एक्सपोजेस द फनी बोर्गस वैल्यूज। फर्स्ट स्टेज इन 1956, द ईयर ऑफ द Suez crisis which marked the end of the British imperialism in the Middle East। The play created a tremendous sensation। तो यह जो प्ले है ये सबसे पहले 1956 में प्रदर्शित किया गया। और द ईयर ऑफ स्यूज क्राइसिस, उस समय क्राइसिस मतलब चल रहा था और उस समय ब्रिटिश एम्पायर की जो समाप्ति थी वो हो रही थी। मतलब ब्रिटिश जो एम्पायर था, जो उन्होंने बड़े बड़े उपनिवेश तैयार किए थे, वो एकदम ध्वस्त हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो यह जो प्ले है एक तरह के ट्रेमेंडस सेंसेशन को पैदा किया था। यह एक तरह से इंग्लैंड की टूटती हुई वास्तविकता को दिखा रहा था। द प्ले टेल्स द स्टोरी ऑफ द मैरिटल कन्फ्लिक्ट्स इन जिमी पॉटर एंड हिज मिडिल क्लास वाइफ एलिसन, इंटेंस फील्ड बाय द विजिट ऑफ एलिसन्स फ्रेंड हेलिना। सॉरी, ये वाला लाइन शायद बेकार वाला आ गया है, ये बेकार है, इसको आप लोग, मैं इसको इरेज करवा दूंगा पीडीएफ में, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसी दूसरे वाला का आ गया है इधर। अब आगे क्या है देखते हैं।
उस समय में एक और फेमस ड्रामेटिस्ट भी, एक महिला ड्रामेटिस्ट भी, जिसका नाम था कैरलिन चर्चिल। हर बेस्ट नॉन प्लेज आर टॉप गर्ल्स 1982 में फेमस हुआ। हर सटायर ऑन थैचर ईयर्स सीरियस मनी, और 1987 में ये पब्लिश हुआ, ये भी काफ़ी अच्छा फेमस हुआ। इन टॉप गर्ल्स वुमेन फ्रॉम हिस्ट्री, फॉर एग्जांपल पोपे जॉन, यह भी एक फेमस ड्रामेटिस्ट हुई, महिला ड्रामेटिस्ट। पेसेंट ग्रिसेल्डा द ओबीडियंट वाइफ फ्रॉम one of Chaucer's Canterbury Tales are brought into the everyday world of contemporary women to set up an extraordinary dialogue about oppression and the struggle waged by women across the year of recognition। और ये सब जो ड्रामेटिस्ट भी, ये सब इन्होंने ड्रामा में क्या प्रदर्शित किया, तो इन्होंने ड्रामा में महिलाओं के संघर्ष को प्रदर्शित किया। उस समय में जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी इंग्लैंड के, वहाँ पर जो महिलाएं संघर्ष कर रही थी, तो उन संघर्षों को इन महिलाओं ने प्रदर्शित किया, इन महिला ड्रामेटिस्ट ने प्रदर्शित किया। एक सेकंड दोस्तों, मैं पानी पी लेता हूँ। पानी लग रहा है गर्म हो गया है, पानी पीने में स्वाद नहीं लग रहा। खैर आगे बढ़ते हैं। हालांकि पानी टेस्टलेस होता है, वाटर इज टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस, बट वाटर में जो ऑक्सीजन होता है थोड़ा बहुत, वो जो है ना पानी में थोड़ा बहुत टेस्ट क्रिएट करता है। इतना समझ में आ गया। अब साइंस को छोड़ते हैं, हम मुद्दे पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड इब्सन इन्फ्लुएंस्ड द मॉडर्न ड्रामा। तो इब्सन की बात अगर हम करें, तो ये जो इब्सन थे ना, वो कौन थे, तो एक नॉर्वे देश के रहने वाले ड्रामेटिस्ट थे। इन्होंने मॉडर्न ड्रामा को कैसे इन्फ्लुएंस्ड किया, मॉडर्न ड्रामा में क्या क्या चेंजेस इन्होंने किए, हमें ये डिस्कस करना है। और मोस्ट प्रोबेबली इनको जो है ना क्या कहा जाता है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न प्रोज ड्रामा। आई बात समझ में, इन्हें मॉडर्न प्रोज ड्रामा के फाउंडर के रूप में जाना जाता है। और इनके जो अर्लियर प्लेस थे, स्टार्टिंग वाले प्लेस थे, वो किस पे डील करते थे, तो वो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पे डील करते थे। आई बात समझ में या नहीं आई बात समझ में? आई होप समझ में आ गई होगी। इब्सन स्टेटेड दैट, इब्सन कहते थे कि वह मोर ऑफ ए पोएट, वह एक कवि से ज़्यादा है, एंड लेस ऑफ ए सोशल फिलोसफर देन पीपुल, और वह एक सामाजिक दार्शनिक से कम है। कवि से ज़्यादा है, कवि से ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन जो दार्शनिक है, समाज में जो मौजूद दार्शनिक है, उससे कम सोचते हैं। सपोज एंड ऑल्सो अनाउंस दैट हिज इंटरेस्ट वाज इन ह्यूमन राइट्स, और वो कहते हैं कि उनका जो इंटरेस्ट था ना, वो मानवाधिकारों में था, इसीलिए वो सोशियो पॉलिटिकल इशू पे अपने ड्रामाज लिखते थे। आगे बढ़ता हूँ। इट इज अ क्रिटिकल कॉमन प्लेस टू assert that modern drama originates with Henrik Ibsen, even to mark the exact moment when the modern theatre began December 4, 1879 with the publication of Ibsen's A Doll House। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न ड्रामा की शुरुआत हुई वो हेनरिक इब्सन के एक प्ले से हुई, और वो प्ले जो है वो कब दिखाया गया था, थिएटर में वो दिखाया गया था 4 दिसंबर 1879 को, और उस प्ले का नाम था अ डॉल्स हाउस। It is inconceivable that Ibsen set in motion revolution on the stage as distinctive in the history of a theatre as that in 15th century BC एथेंस और एलिजाबेथन लंदन। तो ऐसा कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इब्सन जो है ना, उन्होंने जो स्टेज हैं, जो थिएट्रिकल स्टेज हैं, उसमें एक रेवोल्यूशन ला दिया, उसमें एक मतलब 360 डिग्री का परिवर्तन ला दिया। जो पुराने जितने थिएटर्स थे उन सभी को उन्होंने तोड़ मरोड़ कर रख दिया, और पूरे के पूरे थिएटर के अंदर बहुत ही बड़ा सा रिवॉल्यूशन, बहुत ही बड़ा सा चेंज ला दिया। Ibsen wide range is allied to his excellent potential to transcend genre. He is similar to Shakespeare, the dominant, the frequently hidden influence upon his work. Shakespeare composed his plays number 25 in a quarter century. Ibsen composed for 50 years and gave English modern prose drama 25 plays. His masterpiece include Brand, Peer Gynt, Emperor and Galleon in the period between 1865-1873, with Hedda Gabler as a great postlude in 1890. Harold Bloom points out that Peer Gynt and Hedda Gabler retain their popularity but do not seem so frequently performed as what are taken to Ibsen's social dramas, A Doll's House, Ghost and Enemy of the। आगे जो भी हो पढ़ेंगे, पहले इसको बता देता हूँ। जो इब्सन थे ना, इब्सन शेक्सपियर के सिमिलर थे,
आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि शेक्सपियर ने ही ड्रामा को एक तरह से पंख लगाया था। शेक्सपियर वास्तव में ड्रामा के सेक्टर में पैसा कमाने आए थे और ये फादर ऑफ ड्रामा कहलाए, और फादर ऑफ इंग्लिश भी इनको कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो शेक्सपियर बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट भी, अगर उनके बाद किसी का नाम आता है तो वो आता है इब्सन का। और अगर हम शेक्सपियर की बात करें तो शेक्सपियर ने 25 वर्ष अपने जीवन का प्लेज लिखने में दिया। मतलब शेक्सपियर ने 25 साल ड्रामा लिखे और इन 25 सालों में उन्होंने 25 ड्रामाज लिखे, 25। लेकिन अगर हम इब्सन की बात करें तो इन्होंने 50 वर्ष तक ड्रामाज लिखे, 50 ईयर्स, और इसमें इन्होंने भी क्या किए तो केवल 25 ड्रामा लिखे। और अगर इब्सन के मास्टरपीस की बात करें तो वो है ब्रांड, पियर गिंट, इम्पेरर एंड गेलियन। और जो पियर गिंट और हेड्डा गेबलर था, इन्होंने पॉपुलैरिटी बनाई रखी, लेकिन ये काफ़ी समय तक नहीं पॉपुलर रह पाए। जैसा कि इब्सन का जो एक ये था ए डॉल्स हाउस घोस्ट, तो जैसी पॉपुलैरिटी ए डॉल्स हाउस और घोस्ट ने बनाई थी, वैसी जैसी जितने समय तक ए डॉल्स हाउस और ए घोस्ट लंबे समय तक टिके रहे, उतना पियर गेंट और हेड्डा गेबलर तो नहीं टिके। लेकिन इन दोनों ने भी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी गेन की थी उस समय में। आगे देखते हैं आगे क्या है। When he turned 60, जब इब्सन 60 वर्ष के हो गए, जब उनका फाइनल पीरियड आ गया, ही गेव इंग्लिश प्रोज मॉडर्न ड्रामा 4 ग्रेट विजनरी प्लेज। तब इंग्लिश में उन्होंने 4 मेजर ड्रामाज लिखे, द लेडी फ्रॉम द सी, द मास्टर बिल्डर, जॉन गैब्रियल बॉर्कमैन एंड व्हेन वी डिड अवेकन। In this visionary drama, he inherited Shakespeare's invention of the human characters and his mastery of inwardness is second only to Shakespeare। तो जो ये सब जो ड्रामा उन्होंने लिखे थे, इसमें उन्होंने शेक्सपियर के इन्वेंशन को ऐड किया। शेक्सपियर जो मानव के बारे में सोचते थे, उन सभी चीज़ों को तो ऐड इन्होंने किया ही किया इस प्ले में। साथ ही उन्होंने जो मास्टरी प्राप्त की थी अपने ड्रामा के अंदर, वो भी उन्होंने उसमें ऐड कर दिया। Ibsen's characters are convincing, have the ability of overhearing themselves. Ibsen's audience had an interest in the socio-political problems he tackled in his play. His depiction of such issues sparkled the fire of debate among them, whereas modern critics were more interested in the philosophical and psychological elements described in his plays and the ideological discussion they generated। तो ऐसा है कि इब्सन के जो ऑडियंस थे ना, उनका इंटरेस्ट था सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को ड्रामा के रूप में देखना। मतलब इब्सन जो ड्रामा लिखते थे तो वो ऑडियंस को ध्यान में रखकर लिखते थे, और उनके जो ऑडियंस है ना, वो सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स वाले ड्रामाज देखने पसंद करते थे, और इन सभी प्रॉब्लम्स को उन्होंने अपने ड्रामा के अंदर गूंथ दिया था। और इस तरह का जो उनका जो ड्रामा था, वह एक तरह से समझ लीजिए कि ड्रामा के अंदर एक स्पार्क फायर की तरह काम किया। मतलब ड्रामा को काफ़ी ऊपर की ओर ले गया। और जो मॉडर्न जो उस समय के जो क्रिटिक्स थे, वो सब ज़्यादा इंटरेस्टेड थे फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल एलिमेंट में। तो उनके जो प्लेस थे उनमें ये दोनों ही चीज़ें देखने को मिलती थी, और इनसे उन्हें नए नए जो मॉडर्न क्रिटिक्स थे उनको नए नए आइडियाज़ मिलते थे नए नए ड्रामा लिखने के। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। In defending Ibsen against the attacks of some critics and in praising his revolutionizing drama, G.V. Shaw stated that this was the way the new drama should go. It should not be afraid to shock. It should concentrate on idea. It should lay great emphasis on inner life rather than on external accident like spectacle and comic turn। तो कुछ क्रिटिक्स जो है ना इब्सन की बुराई करते थे, कुछ आलोचक जो है ना इब्सन की बुराई करते थे। तो इब्सन के जो आलोचना होती थी उसके बचाव में G.V. शॉ एक आपको ड्रामेटिस्ट हुए, उन्होंने कहा कि इसी तरीके से, जिस तरीके से इब्सन लिखते हैं, इसी तरीके से नए ड्रामे को आगे बढ़ना चाहिए। नया ड्रामा जो है ना शौक से डरा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि नए ड्रामे के अंदर आइडियाज़ के कंसंट्रेशन होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ गुथे हुए होने चाहिए।
आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और ड्रामा के अंदर केवल और केवल बाहरी चीज़ों को, बाहरी घटनाओं को नहीं दिखाया जाना चाहिए, बल्कि इंसान के अंदर जो मौजूद जो उनकी इनर लाइफ है उनको भी दिखाया जाना चाहिए। स्पेशली इब्सन पुट ए न्यू डेफिनेशन टू ड्रामा एंड सेट ए स्टैंडर्ड दैट लेटर प्ले राइट्स have had to challenge or follow. The stage that he inherited had largely keyed to a function as a serious medium. Ibsen restored to drama its significance as a vehicle for an all inclusive criticism of life. तो essentially इब्सन्स ने एक नए डिफिनेशन को सेट किया ड्रामा के लिए। मतलब जो उन्होंने जो चीज़ें की, उन्होंने उनके उन चीज़ों के करने से एक नया डेफिनेशन सेट हो गया। जैसे कि जीबी शो का एक डेफिनेशन ही कह सकते हैं हम, ड्रामा का नया डेफिनेशन कह सकते हैं। तो एक नया डेफिनेशन इब्सन्स के वर्क ने ड्रामा के लिए सेट कर दिया। और जो नए ड्रामाटिस्ट हुए, जो नए प्ले राइट्स हुए, उनके लिए काफ़ी कठिन था उनके इस तरह के ड्रामा को चैलेंज करना। या तो वो मजबूर होकर उनको चैलेंज करने की कोशिश करते थे, अगर चैलेंज में हार जाते थे तो वो उसी तरह के ड्रामेटिक पैटर्न को फॉलो करते थे जैसा कि इब्सन ने बनाया था। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। इब्सन केम्स अप विथ न्यू एटीट्यूड्स टू ड्रामा। He is credited with being, as Drabble believes, the first major dramatist to write tragedy about ordinary people in prose. The nature of his dialogue and his throwing away of traditional theatrical influences demanded and achieved a new style of performance. तो इब्सन पहले ऐसे ड्रामेटिस्ट हुए जिन्होंने किसी ड्रामा के अंदर वर्चुअल चीज़ें डाली। वर्चुअल का मतलब क्या हम कह सकते हैं, वैसी चीज़ें जो अस्थाई है ही नहीं। आप मूवी में देखते होंगे एक तरह से इंसान अपने आप से बातें करता है, आप ये देखते होंगे। या फिर आप ये भी देखते होंगे कि इंसान प्रकृति से बातें करता है। तो ये सब वर्चुअल चीज़ें हैं। तो इब्सन ने ही पहले ऐसी वर्चुअल चीज़ों को ड्रामा के अंदर गुथा था, ड्रामा के अंदर टैकल किया था। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे है, इन दिस रिस्पेक्ट इजरा पाउंड पॉइंटेड आउट दैट इब्सन वाज अ ट्रू एगोनिस्ट स्ट्रगलिंग विद द रियल प्रॉब्लम्स। तो अजरा पाउंड नाम की एक, इजरा पाउंड बोल सकते हैं या अजरा पाउंड बोल सकते हैं, वो इस नाम से मतलब काफ़ी प्रख्यात थी और ये एक ड्रामेटिस्ट थी, प्रख्यात हुई, प्रचलित हुई। तो इन्होंने कहा कि इब्सन ट्रू एगोनिस्ट थे जो कि समाज में जो नए रियल प्रॉब्लम्स हैं उनसे स्ट्रगल करते हैं और उनको क्या करते हैं, तो उनको वे ड्रामा के फॉर्मेट में उतार देते हैं। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। और वो कहती हैं कि इट इज़ ही हु हैज़ मेड अस आवर वर्ल्ड दैट इज़ टू से आवर मॉडर्निटी। तो वो कहती हैं कि वो यही इब्सन है जिन्होंने एक नए वर्ल्ड का निर्माण किया जिसे हम मॉडर्निटी के नाम से जान सकते हैं। आई होप ये सब सारी बातें आपके लिए क्लियर हो गई होंगी। आगे है, व्हाट इज एन एपिक थिएटर, डिफरेंस बिटवीन एन एपिक थिएटर एंड ड्रामा थिएटर। तो इसको हम नॉर्मली मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इंग्लिश में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं आप लोग उसको देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो एक्चुअली क्या है ना कि जो एपिक थिएटर था ना, यह एक थिएटर मूवमेंट था और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 20वीं शताब्दी के मिड, मतलब हम कह सकते हैं कि आप ऐसा मान लीजिए कि 1950 के आसपास में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। 1950, हाँ ठीक है, इतना कह सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ये जो है ना, ये वाला जो थिएटर था इसको सबसे पहले मतलब प्रकाश में लाया था, इनको इस थिएटर को ऑडियंस के सामने लाया था। तो वो लाया गया था बर्टोल्ट ब्रेख्ट के द्वारा। बर्टोल्ट ब्रेख्ट पहले ड्रामाटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, तो इस तरह के थिएटर को लोगों के सामने लाया था। और इपिक थिएटर में क्या होता है ना कि जो थिएटर, जो ड्रामा होता है उसका कोई नैरेटिव नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि सोशल इशू दिखा दिए जाते हैं, समाज में जो समस्याएं हैं उसके बारे में दिखा दिया जाता है और उसके बारे में जजमेंट भी दे दिया जाता है कि ये समस्याएं हैं, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिया जाता है। और उस सॉल्यूशन के लिए सारी चीज़ें ऑडियंस पर छोड़ दी जाती है कि आप खुद इन समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढ लीजिए। और इसमें जो सीन्स दिखाए जाते थे एपिक थिएटर में वो नॉर्मली स्टैंड एलोन होते थे, मतलब स्टैंड एलोन होते थे, सिंगल वाले होते थे, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होते थे। और क्या होता था कि इसको है ना पार्ट बाय पार्ट दिखाया जाता था। जैसे आप लोग अभी वेब सीरीज देखते हैं ना, जस्ट वैसा ही था। एक थिएटर का पोर्शन दिखा दिए, एक समस्या दिखा दिए, फिर बाद में 10 दिनों के बाद दूसरा पोर्शन दिखाएं। तो इस तरह से एक सीरीज बन जाती थी। तो और अ मॉन्टेज ऑफ सीन्स, इसमें एक सीरीज बन जाती थी या फिर सीन्स का मॉन्टेज बन जाता था। एपिक थिएटर इज टिपिकली अ क्लियर पॉलिटिकल स्टेटमेंट। तो एपिक थिएटर एक तरह का पॉलिटिकल थिएटर उस समय में था। और इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो सॉरी इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो थे बर्टोल्ट ब्रेख्ट। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे।
अब ऐसा है कि अगर हम नॉर्मल थिएटर की बात करें, ड्रामेटिक थिएटर, तो वो तो नॉर्मल है, उसके बारे में तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। उसमें ऑडियंस देखते हैं, देखने के बाद कहानी खत्म, पैसा हजम। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। द मेन गोल ऑफ एपिक थिएटर इज नॉट टू इमिटेट रियलिटी, इंस्टेड इट इनकरेज द ऑडियंस टू थिंक क्रिटिकली, मेक जजमेंट एंड एक्ट। तो ऐसा है कि जो मेन गोल था एपिक थिएटर का, उसमें ऐसा है कि रिजल्ट प्रदर्शित करना नहीं था, बल्कि ऑडियंस को इनकरेज करना कि जो समस्याएं हैं उसके बारे में वो सोचे और एक बेटर जजमेंट पास करे। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और इन सभी चीज़ों को करने में ब्रेंच्ड जो है ना, उन्होंने कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया था, तो एलाइनेटिंग और डिस्टेंसिंग टू मेक द ऑडियंस थिंक ऑब्जेक्टिवली एंड फोकस ऑन द लार्जर सोशल इशू एंड पॉलिटिकल इशू दैट द प्ले रिफ्लेक्ट। तो ब्रेंच ने एलिटनेटिंग और डिस्टेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था, तकनीक्स का यूज़ किया था, टेक्नोलॉजी नहीं कह सकते, टेक्निक्स कह सकते हैं। तो इसमें है ना, ऑडियंस को मजबूर किया जाता है सोचने के लिए कि कैसे उनके समाज में बड़ी बड़ी सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं मौजूद है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग इस डिफरेंस देखेंगे ड्रामेटिक और एपिक थिएटर में। तो सबसे पहला डिफरेंस है डिफिनेशन को लेकर के। डिफिनेशन है कि एपिक थिएटर जो है ना एपिक थिएटर जो है ना वैसा थिएटर था जो कि मिड 20th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था, जबकि जो ड्रामिक थिएटर था यह ट्रेडिशनल थिएटर था और इसमें स्टोरी और प्लॉट्स होते थे और इसकी स्टार्टिंग BC बिफोर क्राइस्ट में ग्रीक थिएटर के समय ही हो गई थी, जबकि एपिक थिएटर की स्टार्टिंग 20th सेंचुरी में हुई थी, 20वीं शताब्दी में हुई थी, मिडल 20वीं शताब्दी में थे। नैरेटिव की बात करें तो एपिक थिएटर का कोई लीनियर नैरेटिव नहीं होता है, इनका कोई प्रमुख विशेष उद्देश्य नहीं होता था। और जो ड्रामेटिक थिएटर होते थे इनका एक उद्देश्य होता था, उसमें ड्रामा दिखाए जाते थे, उसकी एक एंडिंग होती थी, ऑडियंस देख करके खुश होकर के चले जाते थे। ऑडियंस रिएक्शन, एपिक थिएटर में है ना ऑडियंस जो है एलाइनेटेड और डिस्टेंस्ड होते हैं कैरेक्टर से, और प्ले में क्या हो रहा है तो प्ले के माध्यम से वो एकदम अच्छे से फोकस कर पाते हैं कि या फोकस कर पाते थे कि समाज में कौन सी बड़ी बड़ी समस्याएं मौजूद हैं, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो राजनीतिक हो। जबकि ड्रामेटिक थिएटर में क्या होता था कि ऑडियंस को इमोशनली इंगेज किया जाता था और उनको बताया जाता था कि कैसे प्ले की एंडिंग होगी, कैसे प्ले हैप्पी एंडिंग वाली होगी, कैसे प्ले सैड एंडिंग वाली होगी। सीन्स, तो एपिक थिएटर के अंदर सीन्स होते थे, स्टैंड एलोन सीन्स होते थे, एक सीन यहाँ हुआ, दूसरा सीन, फिर तीसरा सीन, अलग अलग दिन में सीन्स होते थे और लेकिन एक्ट नहीं होता था। जबकि ड्रामेटिक थिएटर में सीन्स होते थे और सभी एक दूसरे से जुड़े होते थे। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। अब है गोल्स और कंक्लूजन। तो एपिक थिएटर का गोल क्या था, तो ऑडियंस को इनकरेज करना, दर्शक को इनकरेज करना, दर्शक को प्रोत्साहित करना और दर्शक को ये बताना कि उनके समाज में समस्याएं मौजूद हैं, उनके लिए उन्हें कुछ ना कुछ फैसले लेने चाहिए। जबकि जो ड्रामेटिक थिएटर्स होता था वो केवल और केवल इंटरटेनमेंट के लिए चलाया जाता था और इसमें जो है ना ये ऑडियंस को इमोशनली इंगेज किया जाता था। अगर हम कंक्लूजन देखें, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एपिक थिएटर और ड्रामेटिक थिएटर का जो नैरेटिव होता है, तो एपिक थिएटर का क्या कहते हैं नैरेटिव जो वो नन लीनियर होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, जबकि ड्रामेटिक थिएटर का नैरेटिव लीनियर होता है, एकदम उद्देश्य वाला होता है। और जो एपिक थिएटर का गोल है वो ऑडियंस को समाज में मौजूद समस्याओं को दिखाना होता है और उनसे लड़ने के लिए ये बताना होता है कि इनको आपसे खुद ही लड़ना पड़ेगा। लेकिन जो ड्रामेटिक थिएटर है वो केवल और केवल इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल में लाए जाते थे, इंटरटेनमेंट पर्पज से चलाए जाते थे और इसमें इमोशनली एंगेज किया जाता था ऑडियंस को। तो आई होप आप लोग इसको पूरा अच्छा खासा समझ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने डिस्कस करवा दिए हैं। आई होप ये वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इनफैक्ट प्रीवियस 2 वीडियो सेशन से तो पक्का ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि उन 2 वीडियो सेशंस में मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है और आप लोगों ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया होगा अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, क्योंकि उसमें इतने सारे एग्जांपल्स थे कि वो समझा नहीं पा रहा था। मैं कैसे समझाता, मैं इतने सारे ड्रामाज है भाई, अब हर ड्रामा के लिए अलग अलग एग्जाम्पल्स दिया हुआ, कहीं शेक्सपियर का दिया हुआ है, कहीं आपको WB येट्स का दिया हुआ है, कहीं जॉर्ज बर्नार्ड शो का दिया हुआ है, कहीं ऑर्थर मिलर का दिया हुआ। अब उन्होंने इतने सारे ड्रामा दिए, किन किन को पढ़ूँ मैं, किन किन को पढ़ के मैं आप लोगों को एक्सप्रेस करूँ। तो इस वजह से
उन 2 वीडियो सेशन से तो ये वाला वीडियो सेशन पक्का ही आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अब यहीं स्टॉप करते हैं इस वीडियो सेशन को। लेकिन जाने से पूर्व मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी कुछ इस तरह से है, मोहनिश आर्यन। नीचे एक छोटा सा लकीर, आप इसको लाइन कह सकते हैं, स्लैश कह सकते हैं, जो इच्छा है वो कह लीजिए। तो आप मुझे इंस्टा पे इस तरह फॉलो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर किसी को कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर ऐसा नहीं है कि छोड़ दूंगा, हर क्वेश्चन का आंसर मैं करूंगा। और अगर तब भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप व्हाट्सएप पे आकर के मुझसे कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, बाय।